हाँ जी, ठीक है, लग गया। अब देखो कारण में क्या कहा गया, इन लोगों को पीडीएफ नहीं दिए थे, पीडीएफ आज दे ही दीजिए भाई। गणित वाले टीचर के साथ ना इंसाफी क्यों देना नहीं देंगे तो कैसे, सामने में रहेगा तो भैया लिखने में सुविधा रहेगी ना, सर को तो बोले थे। खैर कोई नहीं। देखो कारण में कहा गया है कि विद्यार्थी देख सकते हैं कि कैसे एक गणितीय विचार या मत दूसरे के साथ जुड़ता है और इस प्रकार वे नई समझ एवं कौशल को विकसित करने में सक्षम होते हैं। ठीक है भाई, विचार को बोला है कि विद्यार्थी देख सकते हैं कि कैसे एक गणितीय विचार या मत एक दूसरे से जुड़ता है। ठीक है, विचार या मत हमेशा एक दूसरे से जुड़ता है ना, जोड़ वाला चीज जोड़ते हैं ना, हासिल रहता आगे, फिर घटा वाला चीज में भी जोड़ से थोड़ा बहुत जुड़ता है। और जैसे गुना वाला चीज है ना, गुना कर दिए, गुना करने के बाद जोड़ते भी है नीचे, लास्ट में नहीं जोड़ते हैं, तो गुना वाला चीज जोड़ से जुड़ा कि नहीं, है ना, गुना वाले चीज में जोड़ का विचार का इस्तेमाल हुआ कि नहीं, है ना। तो यहाँ पर जो है बोल रखा है कि विद्यार्थी जो है देख सकते हैं कि कैसे एक गणितीय विचार एक दूसरे से जुड़ता है। बोला कि कैसे जो है जोड़ अगर सीख लिए तो घटाव से रिलेट करता है, जैसे जोड़ सीख लिए तो गुना से रिलेट करता है। ये बात विद्यार्थी एक गणितीय विचार या मत दूसरे से जुड़ता है, ये बात देख सकते हैं और इस प्रकार वो नई समझ एवं कौशल को विकसित करने में सक्षम होते हैं। उसके बाद बोलता है कि वो अपना समझ डेवलप करता है, समझ को बढ़ाता है, कौशल को बढ़ाता है ना। ये बात भी बिल्कुल सही है ना, ये बात सही है, सही नहीं है। जोड़ जानेंगे तभी तो घटाव का कौशल वो सीख पाएंगे, घटाव जानेंगे तभी तो वो गुना के कौशल को सीख पाएंगे, है ना। तो ये कड़ी दर कड़ी भी जुड़ता है चीजें, जोड़ के बाद घटाव के बाद गुना, और जब भी आगे बढ़ते हैं तो एक पीछे वाला जो चीज सीखा हुआ रहता है उसका इस्तेमाल होता है। ये बात भी सही है, तो दोनों सही है, अभी कथन भी सही है और कारण भी सही है। और क्या एक दूसरे से मतलब रख रहा है, दोनों एक ही जैसा चीज बोल रहा है ना, तो एक दूसरे से मतलब भी रख रहा है। इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है जी, इसका मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, चलिएगा। हाँ, कॉमन वर्ड, अच्छा, पाठ्यचर्या, गणित के पाठ्यचर्या को सुसंगत का मतलब ये हुआ कड़ी दर कड़ी को जोड़ना, है ना। एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, दूसरा के बाद तीसरा, जोड़ के बाद क्या पढ़ते हैं, घटाव पढ़ते हैं, घटाव के बाद गुना पढ़ते हैं, गुना के बाद भाग पढ़ते हैं ना। तो कड़ी दर कड़ी जोड़ा है, सुसंगत का मतलब कड़ी दर कड़ी को जोड़ना। ठीक है, और ये हो गया। फिर आगे बोला कि विद्यार्थी बोला कि जब आप एक विद्यार्थी देख सकते हैं कि कैसे एक गणितीय विचार या मत दूसरे से जुड़ता है। क्या आप जैसे जोड़ सीख लिए, घटाव जब करते हैं, घटाते हैं, तो क्या उसमें जोड़ का भी इस्तेमाल होता है, चीजें नहीं जोड़ वाला भी इस्तेमाल होता है ना, जोड़ वाला भी इस्तेमाल। क्या गुना जब करते हैं क्या उसमें जोड़ का इस्तेमाल होता है, होता है। तो ये बात बच्चा समझता है कि यार गुना सीख रहे लेकिन जोड़ भी रहे नीचे, है ना, तो कड़ी दर कड़ी जुड़ता भी है ना भाई। तो ये बात तो कहा गया सुसंगत होना चाहिए, कड़ी दर कड़ी आगे बढ़ना चाहिए। इसने बोला भैया कड़ी दर कड़ी जब आगे बढ़ेगा तो बच्चा ये समझेगा भी, सोचेगा भी कहाँ भैया बढ़ रहे है ना, उससे तर्क संगत भी करेगा, वो समझ को भी डेवलप करेगा, कौशल को भी डेवलप करेगा, ये चीजें समझ पाएंगे वो। तो दोनों तो एक दूसरे से कोरिलेट कर रहा है। ठीक है, इसलिए जो है आपका ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक, 42 नंबर पर आते हैं हम लोग। 42 में आप देखिए क्या है जी, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षा की पाठ्य पुस्तक के महत्वपूर्ण लक्षण है ना, जिसमें आप समझिएगा रचनात्मक कौशल की व्याख्या हो, है ना। कहां से रचनात्मक कौशल बच्चे में डेवलप्ड होगा, वो चीज ज्यादा महत्वपूर्ण होता है ना। रचनात्मक कौशल कहने का मतलब बच्चा अपने खुद से चीजों को सीखेगा और टीचर जो है गाइडलाइन से करेगा। ठीक, यहां देखो बच्चों को संकल्पनाओं को बच्चों के दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ा जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है ना। अभी थोड़ी देर पहले रोटी का जो एग्जांपल लिए, है ना, दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है ना, ये बात बिल्कुल सही है। संकल्पनाओं को केवल गणितीय भाषा एवं चिन्हों का प्रयोग द्वारा, संकल्पनाओं को केवल गणितीय भाषा एवं चिन्हों का प्रयोग द्वारा समझाना चाहिए। भैया बोला कि कोई भी चीज समझा रहे हैं खाली गणितीय भाषा का इस्तेमाल कीजिए, ऐसे लिखिए ऐसे लिखिए ऐसे लिखिए, है ना, इसी का इस्तेमाल कीजिए, है ना। तो ये चीज गलत है ना, ये चीज गलत है। दूसरी बात कि केवल लिखा है तो आप समझिएगा नेगेटिव सेंस देता है। ठीक है ना, ये बात तो गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी तो नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, तो ये तो ऑटोमेटिक कट जाएंगे। ठीक है ना। सी, औपचारिक कलन विधि का उपयोग द्वारा प्रश्नों को हल करने पर बल देना चाहिए, ऐसा कोई भी चीज पर बल नहीं देना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए। ठीक है ना, ये भी सी सही नहीं है। ठीक है, जब भी संभव हो सके संकल्पनाओं को मूर्त उदाहरणों का के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। जब भी बोला है कि संभव हो सके और संकल्पनाओं को कोई भी चीज सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो मूर्त उदाहरणों का के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले हम जो एग्जाम्पल्स दिए रोटी का, पहले मूर्त उदाहरण के जरिए से जब चीजों को समझाते तब ज्यादा समझ पाते हैं, है ना। तो बोला कि जब जरूरत पड़ेगा, जब संभव होगा, तो आप मूर्त चीजों का उदाहरण देकर बच्चे को समझाइए। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए एंड डी दोनों होगा। तो कौन सा ऑप्शन में है, डी नंबर में, है ना। तो ऑप्शन डी आपका आंसर आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत किसी, बोलो क्या बोल रहे हैं। हाँ, क्या औपचारिक, हाँ, ये जब भी संभव हो सके मतलब मूर्त उदाहरण हो। हाँ, औपचारिक कलन विधि के प्रयोग द्वारा प्रश्नों को हल करने पर, औपचारिक कलन विधि का मतलब
फॉर्मल तौर पर जो है जोड़ घटाव गुना विधि का प्रयोग करके उसको हल करने पर बल देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है ना। जोड़ घटाव गुना भाग सिखा देंगे, मान लिया जाए, आप बात समझिए, ये वर्ग है ना, परिमाप बराबर होता है, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा होता है ना। तो हम एक भुजा 5 सेंटीमीटर दे दिए और 4 गुना 5 बोले कि 20 हो गया, ठीक है ना। लेकिन आपको परिमाप के बारे में बताया ही नहीं कि परिमाप क्या होता है ना। तो ये चीज तो जोड़ घटाव का इस्तेमाल करते हुए इस चीज को हल कर दिया, लेकिन समझ ही नहीं पाए कि क्या चीज निकाले, परिमाप क्या होता है। तो फिर कोई मतलब नहीं बनता भैया जोड़ घटाव गुना भाग करने से, है ना। ये बात तो गलत है ना। तो जो भी चीज समझा रहे हैं तो वो आपका मूर्त रूप में एग्जाम्पल लेकर के उन चीजों का समझ होना चाहिए कि आखिर क्या चीज समझाई जा रही है, ठीक है। 43 नंबर पर आते हैं। 43 नंबर पर क्या बोला है जी, निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है ना। देखो इसमें कई सारे बच्चों को इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, सही नहीं है ना। आप सही नहीं है मतलब जो गलत है ना, जो गलत है वही आंसर, तो गलत जहां पर मिलेगा उसी जगह ANS लिख देंगे आंसर, उत्तर, ठीक है। तो पहला बोला है कि गणितीय संकल्पनाएं पदानुक्रम के अनुसार होनी चाहिए। बोले कि गणित में जो भी चीज सीखते हैं वो क्रम से होना चाहिए, है ना, क्रम से। ये तो होता ही है, जोड़ के बाद गुना, घटाव, घटाव के बाद गुना, है ना, तो क्रम से होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है ना, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बोला है गणितीय आगमनिक विवेचन पर आधारित होनी चाहिए। आगमनिक विवेचन का मतलब आगमन मतलब उदाहरण, है ना, एक निगमन मतलब नियम, है ना। आगमनिक विवेचन का मतलब पहले उदाहरण, है ना, उदाहरण पर आधारित होना चाहिए, है ना। गणित आगमनिक विवेचन पर आधारित होना चाहिए। आगमनिक विवेचन का मतलब ये हुआ कि आगमनिक चीज का प्रयोग करना, है ना, आगमनिक चीज का विवेचना करना, ठीक है। और ये बात भी बहुत हद तक सही है, लेकिन देखेंगे बाकी चीजें कौन और सही नहीं है, ये बोला है, ठीक है। और आगे बोला है गणितीय संकल्पनाएं प्रकृति में अमूर्त होती हैं, है ना। संकल्पनाएं जो भी चीज होती हैं, संकल्पनाएं जैसे आप जोड़ते हैं तो हासिल जो भी लेते हैं, है ना, हासिल आगे जुड़ जाता है ना। 12 हुआ, 2 लिखते हैं, 1 हासिल आ गया, ये तो अमूर्त ही होता है ना। उसको 12 होता है, 12 को थोड़ी छू सकते हैं, देख सकते हैं। 12 कोई चीज होगा, 12 कोई भी सेब है या केला है या कोई भी नारंगी है तो फिर उसको चीज को छू सकते हैं, लेकिन 12 सीधा सीधी तो क्या है, ये अमूर्त चीज ही है ना। तो ये गणितीय संकल्पनाएं प्रकृति में अमूर्त है, ये बात भी बहुत हद तक सही है, ठीक है। और गणित का अपना चिन्हों, शब्दों और भाषा का समुच्चयन है गणित में। हाँ, गणित में जो है अपना गणित का भाषा है, गणित का अपना चिन्ह, चिन्ह भी है ना भैया, ये गणित का चिन्ह ही, ऐसे चिन्ह, ऐसे छोटी ब्रैकेट, ऐसे मझली ब्रैकेट, बराबर, है ना, ये सब गणित का चिन्ह है। और शब्द का भी उपयोग करते हैं, गणित का शब्द का ही, बड़ा है छोटा है जो भी चीज है, गणित का शब्द भी होता है। और भाषा का समुच्चयन है, भाषा का भी इस्तेमाल होता है कि कोई भी चीज भाषा है कि 10 जो है आपके पास सेब है, 5 सेब खा लिया तो कितना सेब बचा, तो भाषा का भी इस्तेमाल होता है। का समुच्चयन है, समुच्चय है ना। समुच्चय का मतलब होता है, अब यही चीज है, समुच्चय का मतलब संग्रह होता है, संग्रह का मतलब इकट्ठा, है ना, इकट्ठा करना या इकट्ठा करना, इकट्ठा करना, ठीक है, इकट्ठा करना, है ना। समुच्चय का मतलब तो संग्रह होता है, इकट्ठा करना, ये भी बात सही है, ठीक है। लेकिन आप एक बात देखिए, ये ऑप्शंस में आप थोड़ा समझो, ऑप्शंस में जो है देखो मोटा मोटी आपका चारों सही है, लेकिन बातचीत शांत रही, देखो मोटा मोटी चारों सही है। गणित आगमनिक विवेचन पर आधारित होना चाहिए, तो गणित जो है ना, लेकिन आप समझो यहाँ पर चारों, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए गणित केवल आगमनिक विवेचन पर आधारित होना चाहिए, तब ये गलत होता है ना, तब ये गलत होता है। लेकिन आगमनिक विवेचन पर आधारित होना चाहिए मतलब आधा अधूरा बात लिखा गया, आगमनिक और निगमनिक दोनों विवेचन पर आधारित होना चाहिए, है ना। आगमन और निगमन दोनों होता है भैया, है ना। उदाहरण से रूल की तरफ भी जाते हैं, उदाहरण से नियम की तरफ भी जाते हैं, और नियम से उदाहरण की तरफ भी आते हैं, दोनों चीजें सीखते हैं, है ना। आपको सीडीपी में बताई गई होगी, है ना। तो दोनों तरफ से जो है सीखते हैं, आगमनिक विवेचन भी होता है और निगमनिक विवेचन भी होता है, दोनों चीज सीखते हैं। ये इनकम्प्लीट लिखा गया, पूरा पक्की सही नहीं लिखा गया है। तो आप अगर गलत करना चाहेंगे कि कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका सही नहीं, बहुत हद तक सही भी है ना, लेकिन सही नहीं है बोला तो ये। अब ठीक है, इसको लिखना चाहिए गणित केवल आगमनिक विवेचन पर आधारित होना चाहिए, तब ज्यादा ये सही रहता है ना, कि ये गलत है भैया, है ना, केवल लिखता है ना तब गलत है। अब सोचेंगे सर ये तो किताब है, आप कैसे गलत कर रहे हैं, किताब कोई ऊपर वाला थोड़ी लिखता है, इंसान ये लिखता है ना, और जो किताब लिखता है वो छापता भी नहीं है ना, छापने वाला अब आप ही का क्वेश्चन पेपर देते हैं ना, हम लोग सेट कर देते हैं और छापने वाला कुछ और ही छाप देता है, तो थोड़ा बहुत दिस दैट कहीं पर मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो केवल लिखना चाहिए तब ये ज्यादा, नहीं तो चारों के चारों आप ही बताइए क्या ये गलत। लेकिन यहाँ भाई आपके भी आंसर में जो दिया होगा तो ऑप्शन भी ही दिया होगा, लेकिन आपको भी लग रहा होगा आगमनिक विवेचन पर आधारित है, केवल आगमनिक विवेचन पर आधारित है, ऐसा लिखता है तो फिर गलत हो जाता है ना। तो ये अगर सीधा इन जनरल लिखा है तो सही, बहुत हद तक सही है, तो केवल लिखना चाहिए, बट ओवरऑल ये इनकम्प्लीट है, पूरा पक्की सही नहीं है, तो इसलिए इसको आप गलत कर सकते हैं, ठीक है जी। हम जैसे पहले भी एग्जांपल लेकर बताए थे कि किसी के पास
मान लिया जाए इसके पास कार है, बाइक है और साइकिल भी है, कोई बोल रहा है इसके पास साइकिल है ना, तो वो गलत नहीं बोल रहा है। लेकिन जो कार, बाइक और साइकिल तीनों बोलेगा कि इसके पास है तो वो ज्यादा सही है ना। लेकिन कोई अगर बोलता कि भैया इसके पास केवल साइकिल है तो वो खरंटल बोल देते भैया वो गलत बात है ना। लेकिन केवल साइकिल बोला है तो वो बात तो बहुत हद तक सही भी है, ठीक है। खैर ऑप्शन बी आप यहां पर लगा सकते हैं, ठीक। 43 है आपका, 43 की बात जो है 44, हाँ जी 44 देखो, थोड़ा आप भी जो है ना सिर्फ मन में थोड़ा थोड़ा आप भी पढ़िए, है ना। एक बार पढ़ो जरा सवाल, है ना। देखो अब बोले, हाँ, विद्यालय के स्तर पर गणित में शिक्षार्थी की विफलता का एक मुख्य कारण है। बोला कि विद्यार्थी जो सीख नहीं पाते हैं, विफल हो जाते हैं, उसका एक मेन कारण क्या है? हमारी आकलन प्रक्रिया। हमारी आकलन प्रक्रिया, हम लोग जो उसको कैलकुलेशन करते हैं, जो एनालिसिस करते हैं, जो चीजों को सोचते हैं और समझते हैं चीजों को, है ना, आकलन जो करते हैं, ठीक है। तो आकलन प्रक्रिया रचनात्मक आकलन को योगात्मक आकलन से अधिक महत्व देती है, ठीक है। रचनात्मक मतलब बच्चा खुद करके चीजों को सीखता है ना, खुद करके चीजों को सीखता है और टीचर का काम है कि सिर्फ आपको देखना है ना। तो रचनात्मक चीज को तो ज्यादा महत्व देना ही चाहिए योगात्मक चीज से। कोई एक डायरेक्शन में जो चीजें जा रहे हैं उस डायरेक्शन से मतलब रचनात्मक चीज को ज्यादा आकलन देना चाहिए, ये बात तो सही है, ठीक है। और विफलता का क्या कारण है? वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तुलना में व्यक्तिनिष्ठ प्रश्नों को शामिल करती है, ठीक है ना। ये भी बहुत हद तक सही है, ठीक है, बहुत हद तक सही है। कैसे सही है वो हम बात करेंगे, आगे देखते हैं। बच्चे के चिंतन में गणितीय एवं क्षमताओं की तुलना में कार्य विधिक ज्ञान और तथ्यों पर बल देती है, ठीक है। और पुनः स्मरण पर आधारित प्रश्नों की तुलना में समस्या समाधान पर ज्यादा बल देती है, ठीक है। तो बच्चे के चिंतन के गणितीयकरण एवं क्षमताओं की तुलना में कार्य विधिक ज्ञान और तथ्यों पर बल देती है, ठीक है। ये बात जो है ये विफलता का कारण है, ठीक है। बच्चे के चिंतन और गणितीयकरण की तुलना में बच्चा का जो चिंतन है, अपना समझ है ना, समझ मतलब समझ बढ़ाने की प्रक्रिया, समझ बढ़ाने की प्रक्रिया को ही चिंतन कहते हैं। कि कोई चीज सोचने की प्रक्रिया, जो कोई चीज के बारे में सोच रहे हैं उसकी प्रक्रिया को ही चिंतन कहा जाता है। और गणितीकरण मतलब गणित कैसे चलता है? तर्क से चलता है ना, तर्क से चलता है, तर्क और तथ्य से चलता है ना। तो तर्क से और तथ्य, तर्क और तथ्य एवं क्षमताओं की तुलना में, और क्षमता जो है बच्चे में जो एबिलिटी है, जो क्षमता है, जो सोचने समझने की क्षमता, उसकी तुलना में कार्य विधिक ज्ञान एवं तथ्यों पर बल देते हैं। बोले कार्य विधिक ज्ञान का मतलब जोड़ घटाव गुना भाग पर ज्यादा जोर देती है ना, जोड़ घटाव गुना भाग पर, और तथ्य पर जोड़ ज्यादा जोर भाग मतलब जोर देती है। तथ्य पर मतलब कोई चीज फैक्ट है कि भैया 2 पॉइंट्स हैं, 2 बिंदु हैं, उससे एक लाइन खींचा जा सकता है, ये तथ्य है, फैक्ट है, ठीक है, इस पर ज्यादा जोर देता है। तो इससे क्या होता है? रटंत विद्या आएगा, है ना। कार्य विधिक ज्ञान और तथ्यों, अगर कोई भी चीज, अब जैसे आपके एग्जाम्पल में एक सवाल ऐसे दिए थे कि भैया मान लिया जाए कि कोई 1/2 में भागा 1/3, है ना। हम इस तरह का आपके एग्जाम में सवाल दिए थे 1/2 भागा 1/3, है ना। बच्चा इसका हल निकाल लेता है और लेकिन मतलब ये समझ नहीं पाता है कि आखिर क्या चीज है ये, है ना। तो भाई 1/2 भाग 1/3 देकर के हम क्या ही कर लेंगे, है ना। तो चीजों को समझते हैं भैया, जब तक उस चीज का जनरल लाइफ में इस्तेमाल नहीं होगा तो सीखने का कोई मतलब नहीं। फिर उसमें लिखे थे कि 1/, इसका मतलब आधा केक में से कितना 1/3 केक के टुकड़े किए जा सकते हैं ना। इसका मतलब ये हुआ, है ना। तो संदर्भीकरण जो है, अगर बच्चे को संदर्भीकरण के जरिए से नहीं पढ़ाया जाए, सिर्फ तथ्य पढ़ाया जाए, भैया इसका बना लो, है ना, इसको बना लो, जो गुना भाग करके बना लो, है ना, तो इस पर जोर दे दें। लेकिन तथ्य पर और चिंतन पर, गणितीय चिंतन पर कि ये चीज क्या कह रहा है, इस पर जोर नहीं दें, तो बच्चे में जो है और विफलता का मेन कारण होगा, ठीक है। अब हम बता दें कि भैया 1/2 और 1/4 हैं, और इस चीज को हम समझाएं कि नीचे जिसका छोटा, ऊपर अगर समान हो, नीचे जिसका छोटा होगा, नीचे जिसका छोटा होगा वही बड़ा होगा, है ना। ये तो हम बता दिए, गणित का फैक्ट है, ये बता दिए। लेकिन इस चीज को अगर हम गणितीय चिंतन के जरिए से नहीं समझाएंगे कि भैया 1/2 का मतलब ये हुआ कि रोटी है, 2 तो सेम साइज का रोटी है, तो 2 पहला रोटी में 2 बराबर टुकड़ा किया, उनमें से 1 टुकड़ा लिया गया है, और सेम साइज के दूसरे रोटी को 4 बराबर टुकड़ा किया, उनमें से 1 टुकड़ा लिया गया है। इस चीज को बच्चे में जब तक डालेंगे नहीं, तब तक सिर्फ ये बता देंगे कि भैया अगर ऊपर समान हो तो नीचे जिसका छोटा वो बड़ा होगा, तो ये चीज कितना दिन तक याद रहेगा? नहीं रहेगा ना। बट रोटी वाला जिसको भी बताया तो वो चीज जहन में बार बार गूंजता है कि आता है कि हाँ भाई ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये मेन फेलियर का कारण है कि भैया बिना जो गणित के गणितीय चिंतन और क्षमताओं की तुलना में जो है और सिर्फ जोड़ घटाव गुना भाग बताने की कार्यविधिक ज्ञान पर ज्यादा जोर दे रही है। अब जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया कि ये जो है, जैसे ये वर्ग है,
ठीक है। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना एक भुजा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, बोला कि भैया इसका परिमाप निकालिए, तो 4 गुना एक भुजा करके 5 को 20 परिमाप निकालिए, लेकिन आपको पता ही नहीं कि क्या चीज 20 निकाले हैं, तो फिर इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा तो फिर इसमें तो फेलियरिटी है गणित की, है ना। तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है, ऑप्शन इज सी। और फेल होने का यही कारण है कि बच्चे को जो है गणितीय सोच और संकल्पनाओं एवं क्षमताओं की तुलना में जोड़ घटाव गुना भाग करने ज्यादा सिखाया जाए, है ना। ये आपका फेलियरिटी का मेन कारण है। मतलब बिना संदर्भीकरण के पढ़ाना, कोई भी चीज को अगर हम पढ़ा रहे बिना संदर्भीकरण की, उसका क्या मतलब है, इस चीज को बताए बिना खाली जोड़ घटाव गुना भाग कर रहे हैं, तो इसमें बच्चे के फेलियरिटी के ज्यादा चांस है, बच्चा इंटरेस्ट ही नहीं लेगा, है ना, इंटरेस्ट ही नहीं लेगा, उसको मजा ही नहीं आएगा क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज है जी, ठीक है। हाँ जी, क्या बोले? अच्छा अच्छा, कार्य विधि पर असल मीनिंग क्या है, कहाँ है? हाँ, कार्य विधि, कार्य विधि ज्ञान का मतलब ये कह रहे हैं, कार्य विधि ज्ञान का क्या मतलब है? कार्य विधि ज्ञान का मतलब ये है कि जैसे बोले 1/2 भागा 1/3 दे दिए, तो इसको कैसे बनाना है, 1/2 भाग का उल्टा गुना, 3 ऊपर 1 नीचे, 3/2 बता दिए, 3/2 आंसर आएगा, है ना। ये इसका कार्य करने का विधि, है ना, कि इसको बनाने का विधि को कार्य विधि बोलते हैं। हाँ, कोई भी इस चीज को बनाने का मतलब उसका खाली प्रोसेस को ये ऐसे हुआ, लेकिन ये क्या चीज कर रहे हैं, क्या चीज का है, वो चीज आपको नहीं पता, ठीक है। चलो चलो 45 नंबर पर आते हैं जी। 45 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण की संकीर्ण उद्देश्य संख्याएं एवं संख्या की अवधारणा सिखाना, उच्चतर उद्देश्य मापन सिखाना है। ऐसा बात नहीं है, उच्चतर उद्देश्य में मापन सिखाना ये बात गलत है। मापन हम लोग अभी ही सीखते हैं, है ना, मापन हम लोग, और गणित की मापन बहुत इनिशियल स्टेज में सीखते हैं ना। आप लोग के भी क्लास में मापन है ना, कि जैसे लीटर मिलीलीटर सेंटीमीटर, है ना, मीटर सेंटीमीटर, ये सारी चीज पढ़े भी है, मापन के बारे में है, तो ये बात गलत है, ठीक है ना, ये बात गलत। और गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य परिष्कृत परिकल्पना पढ़ना और उच्चतर उद्देश्य कलन पढ़ना, ये चीज भी सही नहीं है, ठीक है। गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य संख्या संबंधी कौशल विकसित करना तथा उच्चतर उद्देश्य समस्या समाधान संबंधी कौशल विकसित करना है। गणित संकीर्ण उद्देश्य गणितीय भाषा को विकसित करना, उच्चतर उद्देश्य भारतीय प्रश्न समस्या समाधान को करना है। देखो, तो गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य संख्या संबंधी कौशल को विकसित करना और उच्चतर उद्देश्य समस्या समाधान के कौशल को विकसित करना, ये बहुत हद तक सही है, ठीक है, सी। और गणितीय शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य गणितीय भाषा को विकसित करना है, संकीर्ण उद्देश्य, है ना, संकीर्ण मतलब छोटा उद्देश्य जो है ना, और जो है गणितीय भाषा को विकसित करना, ये बात सही नहीं है। और उच्चतर उद्देश्य इब्रती प्रश्न मतलब शब्द समस्या मतलब लिख कर क्वेश्चन, मतलब लिखा हुआ क्वेश्चन वाला समझ हल करना, है ना, ये बात ज्यादा सही है ना। तो संकीर्ण संकीर्ण जो उद्देश्य है संख्या संबंधी, जैसे छोटा उद्देश्य है, जैसे 1 to 5 क्लास में संख्या संबंधी ही कौशल को विकसित करते हैं, और आगे जो है समस्या समाधान और कौशल को विकसित, समस्या समाधान के कौशल को विकसित करते हैं, ठीक। चलिएगा आगे बढ़ते हैं जी। और 46 नंबर, देखो भाई 100 तक पहुंचना है, ये बात मान के चलो, थोड़ा सा फ्लो में चलना पड़ेगा, और जहां जहां दिक्कत आएगा बोलिएगा, ठीक है। देखो बोले हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूलों में यहाँ देखो, स्कूलों में गणित शिक्षा के मुख्य लक्ष्यों में से एक है। गणित का शिक्षा जो है मुख्य लक्ष्य में से एक है। बहुत सारी गणित जानने के बजाय ये जानना उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए, है ना। बोले कि बहुत सारे क्वेश्चन को बनाने से ज्यादा जरूरी है कि आपका गणितीकरण कैसे किया जाए, मतलब कि बहुत सारा जोड़ बनाने से ज्यादा अच्छा है कि जोड़ा कैसे जाए, ये बात सीखना, है ना, इसके बारे में बोला है, ये बात सीखना। निम्नलिखित में से कौन सा ऊपर दिए गए कथन का अर्थ प्रतिबिंबित करता है? प्रतिबिंबित करने का मतलब उसको दिखाता है ना, ऊपर जो लिखा गया ना उसके मीनिंग को दिखाता है। प्रतिबिंब करने का मतलब कि अपना फोटो जैसे प्रतिबिंब देखते हैं ना आईना में, है ना, उसी के जैसा दिखता है ना। प्रतिबिंबित करने का मतलब उसी चीज को सामने में रखता है ना, लेकिन दूसरी भाषा में। अब आगे देखो, बच्चे को कितना गणित आता है, इधर अटेंशन दीजिए, बच्चे को कितना गणित आता है, इस पर बल दिए जाने के बजाय ये जानना ज्यादा जरूरी है कि बच्चे में गणितीय चिंतन और अमूर्त विचारों के साथ काम करने की योग्यता कैसे विकसित की जाए, ठीक है। ये बात तो सही है, ठीक है, ये बात तो सही है, लेकिन आगे भी देखते हैं। गणित शिक्षा को गणित के पाठ्यक्रम में केवल उन्हीं विषयों को शामिल करने पर बल देना चाहिए जो दैनिक जीवन में उपयोगी हो। ऐसा बात नहीं है कि दैनिक जीवन में जो उपयोगी है उन्हीं बात को सिर्फ शामिल करना चाहिए, केवल ये बात सही नहीं है ना। दैनिक जीवन का मतलब रोज की जिंदगी में, है ना, रोज की जिंदगी में। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जो रोज की जिंदगी में इस्तेमाल हो तो सिर्फ वही चीज का इस्तेमाल करें, है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। गणित तो फिर तो टेक्नोलॉजी विकसित ही नहीं होगा, है ना। तो गणित दैनिक जीवन में उपयोगी है, इसलिए गणित में समस्याओं को हल करने के बच्चे के
गणित दैनिक जीवन इसलिए गणित में समस्याओं को हल करना बच्चे के मस्तिष्क विचारों का गणितीकरण कर देना चाहिए, है ना, उसके विचारों का जो है गणितीकरण कर देना चाहिए। ये ठीक है लेकिन बहुत हद तक सही नहीं है जी, ठीक है ना। और ये जानना मत गणित में विभिन्न समस्याओं को कैसे हल किया जाए, आदि शामिल करना, कैसे हल किया जाए, ज्यादा सही यही है ना। ये आपको बार बार हम यही कर रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे का जो है, क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे खुद सीखे, चीजों को जाने सीखे, है ना। तो ये बात ज्यादा है। देखो बच्चे कितना गणित आता है इस पर बल दिए जाने के बजाय कि ये जानना जरूरी है कि बच्चे में गणितीय चिंतन और अमूर्त विचारों के साथ काम करने की योग्यता कैसे भी, पहले मूर्त चीजों से अमूर्त चीजों की तरफ समझते हैं, तो अमूर्त विचारों के साथ बच्चे में कैसे जो है उसकी योग्यता विकसित की जाए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो ऑप्शन ए आपका आ जाएगा जी, ठीक है, ऑप्शन ए आपका आ जाएगा। कितने नंबर था? 46 हाँ, 47। देखो निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सही है, ठीक है, गणित मतलब गणित के बारे में सही है, कौन गणित मैथमेटिक्स के बारे में बोला, कौन सी बात सही है, ठीक। पहले बोले कौन सी गणित की प्रकृति के बारे में सही है, आगे बोले गणित विज्ञान के प्रतिमानों के पैटर्न की तरह समझा जा सकता है ना। गणित में विज्ञान के प्रतिमानों, विज्ञान जब साइंस रखते हैं, विज्ञान रखते हैं, 12th में विज्ञान रखते हैं, उसमें विज्ञान में सब आता है ना, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब आता है, ठीक है। तो गणित को विज्ञान के प्रतिमानों की तरह समझा जा सकता है, ये बात सही है, ठीक है। गणित अमूर्त विचारों से संभावित संबंधों का अन्वेषण करता है, बिल्कुल बात सही है। और गणित अमूर्त विचारों से संभावित संबंधों का अन्वेषण करता है। अमूर्त जो भी विचार है ना, 2 + 3 5 होता है, और इससे संभावित और भी संभावित जो संबंध है उनका भी खोज करता है। अन्वेषण करने का मतलब खोज करता है ना, मतलब अमूर्त विचारों से संभावित संबंधों का अन्वेषण करता है, ठीक है। गणित जो है अमूर्त विचार से जो संभावित संबंध है और उसका खोज करता है, अन्वेषण करता है। कैसे? 5 + 3 बोल देते हैं कि 8 है, ठीक है जी। अब ये सोचते हैं कि भैया 8 जो है, 6 + 2 भी तो 8 हो सकता है, ठीक है, 7 + 1 भी तो 8 हो सकता है। मेरा कहने का मतलब ये अमूर्त विचारों से संबंधित संभावित विचारों से संभावित संबंधों का अन्वेषण करता है। मतलब आप देखिए 8 अगर हुआ तो 5 और 3 8, ये केवल 8 जो है 5 और 3 मिलकर भी 8 नहीं होता है, 6 और 2 मिलकर भी 8 होता है, 7 और 1 मिलकर भी 8 होता है ना। तो ये हम अन्वेषण कर रहे हैं भैया 8 जो है, ये खोज कर रहे हैं भैया 8 खाली 5 और 3 मिलकर ही नहीं होता है, 6 और 2 मिलकर भी होता है, 7 और 1 मिलकर भी 8 होता है, ठीक है। ये बात सही, ठीक है। ऑप्शन ए और बी सही है, ऑप्शन ए और बी सही है। और सी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि गणित तर्कशास्त्र पर आधारित है, इसलिए गणित में रचनात्मक के लिए बहुत सीमित स्थान है ना। रचनात्मक के लिए बहुत सीमित स्थान है, ऐसा बात नहीं है, सीमित स्थान नहीं है, सीमित स्थान और सीमित स्थान है ना। ऑप्शन सी गलत है, तो ऑप्शन ए एंड बी आंसर आ जाएगा जी, है ना, आंसर आ जाएगा। आगे बोला है जॉर्ज फोलियो के अनुसार निम्न में से कौन सा गणित में समस्या समाधान में न्यूनतम संबंधित है? न्यूनतम समझते हैं ना भाई, न्यूनतम सबसे बड़ा या सबसे छोटा? न्यूनतम, है ना। पास मार्क्स बोलते हैं ना, न्यूनतम पास होने के लिए न्यूनतम मार्क्स 30 चाहिए या 33 चाहिए, है ना, तो वो न्यूनतम होता है, ठीक है। समस्या को समझना, समस्या समाधान को हल करने के लिए योजना रणनीति, समस्या का एकमात्र प्रत्यक्ष हल खोजना, उत्तर की व्याख्या करना। बोलो भाई कॉमन सेंस क्या कहता है ना, कॉमन सेंस क्या कहता है? इधर से देखो, कोई नाम है भैया, कौन सा गणित में समस्या समाधान में न्यूनतम संबंध, बोला जब कोई क्वेश्चन है उसको हल करेंगे तो उसमें ज्यादा उपयोगी नहीं है, कम उपयोगी है, तो कौन है निम्न में से कौन है सब? अच्छा, समस्या को समझना, कोई भी क्वेश्चन है उसको समझना तो जरूरी है भैया, समझेंगे नहीं तो बनेगा कैसे, ठीक है। तो समस्या को समझना तो जरूरी है, ठीक। दूसरा, समस्या को हल करने के लिए योजना और रणनीति बनाना। समस्या को जो भी क्वेश्चन होगा उसको फिर योजना तो बनाते हैं कि हल कैसे होगा, है ना, हल करने की योजना तो बनाते हैं जी। समस्या को हल करने के लिए योजना या रणनीति बनाना, ये बात भी सही है, ठीक। समस्या का एकमात्र प्रत्यक्ष हल खोजना, ठीक है, समस्या का एकमात्र प्रत्यक्ष हल खोजना, एकमात्र, केवल, है ना, ये सारे नेगेटिव सेंस देता है। एकमात्र हल ही क्यों खोजेंगे? हम बोलेंगे भैया ऐसा कोई 2 नंबर बताओ जिसका योग करने पर, जोड़ने पर 8 होता है, तो आप एक तो हल खोजिए, 5 + 3 8, है ना। तो केवल एक तो हल खोजने से थोड़ी 8 सिर्फ आता है, तो आप जो है 6 + 2 भी 8 आ जाता है, 7 + 1 भी 8 हो जाता है। और कोई भी समस्या, कोई भी क्वेश्चन है उसको एक विधि से सॉल्व नहीं करते हैं। अब देखो कोई भी, जैसे हम आगे बताएंगे कि चूंकि इसलिए नियम से कहीं तो एक एक नियम से बहुत सारे क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, फिर आपको मोदी वाला ट्रिक्स बताएंगे, बड़ा को छोटा से मिलना, छोटा को बड़ा से मिलना, वैसे भी हल कर लेते हैं। तो कोई एक तरीका बताने से क्या होता है कि एक जगह जाकर दिमाग टिक जाते हैं, जबकि हम लोग को जो है रचनात्मक कौशल बच्चे में विकसित करना है, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन सी जो है
न्यूनतम संबंधित है ना। और उत्तर की व्याख्या करना, उत्तर की तो व्याख्या करना ही है भैया, कोई भी उत्तर आया, कैसे आया, क्यों आया, किस लिए आया, ये तो व्याख्या करना ही है। तो ऑप्शन सी जो है न्यूनतम जो है ये कम उपयोगी है ना। ऑप्शन सी जो है कम उपयोगी है, इसलिए ये आपका ऑप्शन सी आ जाएंगे। ठीक है जी। बोलो भाई, गणित के शिक्षण अधिगम के संदर्भ में, शिक्षण मतलब शिक्षा देना, पढ़ाना, अधिगम का मतलब सीखना, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? बोलो भाई, वांछनीय का मतलब, बोलो भाई, याद है? वांछनीय का मतलब उचित, है ना। वांछनीय का मतलब क्या होता है? उचित। कौन सा उचित है? ठीक है, ये जनवरी 2021 में पूछा है। गणित को पढ़ने और पढ़ाने के संदर्भ में, गणित पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है, कौन सी प्रक्रिया जो है बोला कि उचित है? ठीक है, पहला नंबर बोला है कि गणित की अंतदर्शी समझ, है ना। अंतदर्शी समझ का मतलब अपने आप में जो आपके अंडरस्टैंडिंग है, अपना जो समझ है ना, अपने जो ज्ञान है, जो पूर्व ज्ञान है, उसके अनुसार जो आपके अंदर समझ आया है, वो अंतदर्शी समझ है। तो संकल्पनाओं के अंतदर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, ये बात तो सही है। आपके अंदर जो काबिलियत है, जो खासियत है, उसको तो प्रोत्साहित तो करना ही चाहिए, है ना। ऑप्शन ए तो सही है। आगे बोला है खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए, खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए। ठीक है ना, ये बात बोला कि जब भी परीक्षा लें तो खुला किताब दे देना चाहिए बच्चे को, इससे भी बचना चाहिए, ये बात भी सही है। विद्यार्थी को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण किया। बोला है कि विद्यार्थी को यह बताना चाहिए कि ये सवाल जो है ऐसे बनेगा और उसका इस्तेमाल करें, है ना। तो अगर टीचर खाली बोल दे कि ये सवाल ऐसे बनेगा, ऐसे ही इस्तेमाल करना, ये बात तो ठीक है, लेकिन बच्चे को अपना भी सोच भी तो डेवलप करने की कोशिश करवाना है ना। उसमें भी तो रचनात्मक कौशल डेवलप करवाने की कोशिश करना है। तो बच्चे को खुद भी सोचने के लिए मजबूर करना है, भैया तुम भी सोचो कि ये कैसे बनेगा, है ना। तो ये बात तो सही नहीं है। ठीक है ना। और भ्रांति रोकने के लिए मुक्त उत्तर देने वाले ओपन एंडेड प्रश्नों से बचना चाहिए। बोले भ्रांति को रोकने के लिए मतलब अगर कंफ्यूजन हो जाए, भ्रांति हो जाए, उसको रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्न से बचना चाहिए। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न कहने का मतलब एक सवाल के एक से अधिक आंसर हो सकते हैं। अभी जो हम बता रहे थे ना भाई, और अभी जो बता रहे थे कि 4 + 4 जैसे 8 हुआ, और तो किन दो संख्याओं को जोड़ने पर 8 आता है ना। तो 5 और 3 भी 8 आ जाता है। ठीक है ना, और 6 और 2 8 भी आ जाता है। ठीक है ना, 7 + 1 8 भी आ जाते हैं। किन दो संख्याओं को जोड़ने के बाद जो है 8 आ जाता है, ये मुक्त कहे तो ओपन एंडेड क्वेश्चन है, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न है। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न उसको कहा जाता है जिसका एक से अधिक आंसर की संभावना होती है ना। तो 8 किन दो संख्याओं को जोड़ने पर 8 आता है? तो 4 + 4 8, एक तो उत्तर हो गया। 5 + 3 8, है ना, दो दूसरा उत्तर हो गया। और 6 + 2 8, 7 प्लस। बोला कि ऐसे क्वेश्चन से बचना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन से अगर बचेंगे तो बच्चे में चिंतन नहीं आएगा, बच्चे में एनालिटिकल पावर, सोचने की पावर नहीं आएगी, है ना। बच्चे में जो है और तर्क करने की क्षमता नहीं आएगी, है ना। तो ये बात तो, इससे बचना तो नहीं चाहिए, इसको लेना चाहिए। ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा जो आंसर है ना भाई, सबसे ज्यादा ऑप्शन ए ज्यादा सही है। संकल्पनाओं की अंतदर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए, है ना। संकल्पना जो भी है, उसका जो भी संकल्पना है, अगर उसके अंदर अंतदर्शी समझ है, उसके अंदर एबिलिटी है, उसका समझ है, उसके पास बुद्धि है, तो उसके बुद्धि को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये बात ज्यादा सही है ना। तो 49 का जो आ जाएगा ऑप्शन ए आ जाएंगे, ऑप्शन ए आ जाएंगे। ठीक है जी। 50 से एक बार पढ़ना जरा, और ये सवाल पूछा है सीटेट 2021 में पूछा, एक बार पढ़ना जरा। ये कर रहे थे सर, गणित का उसको दिए नहीं है, गलत है। अरे उससे मजा नहीं आता है फिर दिक्कत हो जाती है। हाँ जी, पचास नंबर देखिएगा। गणित की प्रकृति के विषय के बारे में, है ना। गणित का जो प्रकृति है, गणित की प्रकृति के विषय में, है ना। गणित का जो नेचर है, जो गणित का जो क्वालिटी है, जो गणित का खासियत है, जो गणित की विशेषता है, उसी विषय के बारे में, है ना। गणित की खासियत जो है उसके विषय में, उसके संबंधित में, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है मतलब जो गलत है ना। गलत को ही चुनने बोला है, जो गलत होगा वही आपका आंसर होगा। अच्छा, गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध, ये बात सही है कि गलत है? श्रेणीबद्ध है ना भाई। श्रेणीबद्ध का मतलब सब जुड़ा हुआ है,
एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जोड़ के बाद घटाव के बाद गुना के बाद भाग, है ना, सब एक दूसरे से श्रेणीबद्ध है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन बी कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं होती। भैया प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं होते हैं, कल्पना नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते, बिल्कुल गलत बात है ना। आप प्राथमिक 1 to 5 क्लास के बच्चे को क्या आप सोचने के लिए मजबूर नहीं करेंगे क्या भैया, और बोला कि कल्पना की आवश्यकता नहीं है। जैसे अभी छोटा सा ही एग्जांपल ये कि भैया किन दो संख्याओं को जोड़ने पर 8 आता है ना, तो आप ये कल्पना ही तो करते हैं कि भैया 2 प्लस जो है 6 8 हो जाता है, 7 + 1 8 हो जाता है, 4 + 4 8 हो जाता है, ये तो कल्पना ही तो करते हैं। तो बोला कि प्राथमिक स्तर गणित बोला प्रत्यक्ष है, सब कुछ दिखता है ना, 4 से +2 से 6 से होता है, ये दिखता है सब कुछ, और बोला कल्पना की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल कल्पना की आवश्यकता है। भैया ये बात गलत है ना, ये गलत है और साफ साफ दिख रहा है कि जो गलत है वही आपका आंसर है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएंगे, है ना, ये गलत है तो ऑप्शन बी हो जाएगा। गणित में विचारों के सही संचालन के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। बोला गणित को जब लिखते हैं, विचार व्यक्त करते हैं गणित में, तो उसका भी एक शब्दावली होता है। जैसे मान लिया जाए कि 5 केजी सेब का दाम 500 रुपया है, तब 1 केजी सेब का दाम कितना होगा, ये एक विशेष प्रकार की शब्दावली होती है। ऐसा नहीं कि 1 केजी सेब का दाम कितना है जब 5 केजी सेब का दाम इतना है ना, ऐसा नहीं लिखा जाता। पहले वो दे देता है डाटा, फिर आपसे पूछता है, ऐसा नहीं कि पहले पूछ लेता है फिर डाटा देता है, ऐसा नहीं है ना। तो उसका भी एक विशेष प्रकार की शब्दावली है, ये बात तो सही है। गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क और कौशल महत्वपूर्ण है, ये बात तो तर्क से ही गणित चलता है जी, है ना, तर्क और चिंतन से ही गणित चलता है। ठीक, चलिएगा जनवरी 2021 का सवाल है ना, इस सवाल को भी देखोगे जरा। और गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। ठीक, बोला कि कौन शुद्ध है, शुद्ध समझते हैं, है ना, 24 कैरेट सोना, है ना। गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। शुद्ध मतलब सही कथन को पहचानना, है ना, सही कथन को पहचानना है, ये जनवरी 2021 का सीटेट का सवाल है। भिन्नों की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए, क्या ये बात गलत है या सही है, बोलो भाई। उच्च प्राथमिक मतलब 6 to 8, क्या भिन्न आपको पढ़ाए हैं, नहीं पढ़ाए हैं, अरे बड़ा पढ़ाए भाई, है ना, भिन्न रोटी वाला नहीं पढ़ाए, बार बार तो अभी भी पढ़ा, भिन्न वो बट्टे वाला, है ना, भिन्न कहने का मतलब बट्टे वाला, तो बट्टे वाला तो प्राथमिक स्तर पर आपको पढ़ा रहे हैं भाई, है ना। तो भिन्न वाला चीज का दिया जा सकता है, और भिन्न वाला चीज, भिन्न समझिएगा को जो ऐसे घेरा घेरा रहता ना और बोलता है कि 1/2 को रंगो, वही वाला भिन्न है। तो वो बोला कि 1 कक्षा से 5 कक्षा के बीच में होता है कि नहीं होता, ये नहीं बोला है। भिन्नों की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। उच्च प्राथमिक मतलब 6 to 8 क्लास में आता है रंगने के लिए, या दूसरा तीसरा में आता है, दूसरा तीसरा में आता है, तो भैया ये बात तो गलत ना है ना, ये बात गलत है। ठीक, ऑप्शन बी, समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। देखो प्राथमिक 1 से 5 कक्षा में जो है ऋणात्मक संख्याओं का परिचय नहीं दिया जाता है ना, -5 -6 -7 भले हम लोग आपको सिखाते हैं, ठीक है ना, बट लेकिन ऋणात्मक प्राथमिक स्तर पर जो एनसीएफ 2005 है उसके अनुसार ऋणात्मक संख्याओं का परिचय जो है प्राथमिक स्तर पर नहीं दिया जाता है ना, तो नहीं दिया जाता है, ये बात बोला है। समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। ये उच्च प्राथमिक स्तर पर ऋणात्मक संख्याओं का परिचय दिया जाता है 6 to 8 क्लास तक में, है ना, ये बात गलत है। ठीक है, और क्षेत्रफल मापन संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए, है ना, शुद्ध कथन को पहचानिए, है ना। ये क्षेत्रफल मापन संकल्पना का क्षेत्रफल वगैरह जो है ना 3रा 4था क्लास में आ जाता है ना, कि ऐसे दे देता है, त्रिभुज दे देता है कि इसका परिमाप निकालो और सबका नाप दे देता है ना, भुजा का, है ना। तो ये बात तो बोला कि क्षेत्रफल मापन संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए, ये बात भी गलत है। बीज गणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है, ये बात हम समझते हैं। बीज गणित में क्या होता है आपको समझाता हूं। बीज गणित कहने का मतलब ये है कि ऐसे दे दिया है ना, एक तो बराबर वाला चीज और एक तो ऐसे दे रहा है ना, एक खाली जगह दे देगा, +4 = 10 ऐसे कर देगा। फिर आपको सोचना है कि ये जो खाली जगह दिया है ना, यहाँ पर क्या भरेगा, क्या भरेगा, 6। तो इस तरह का चीज को जो है बोला कि बीज गणित का इस तरह के चीज का जो नींव जो है प्राथमिक स्तर पर डाली जाना चाहिए। बोला कि प्राथमिक स्तर पर जो 1 to 5 क्लास का स्तर है उसमें इस तरह की चीजें सिखाई जाना चाहिए। बीज गणित में क्या होगा, अब इसी चीज को क्या कहते हैं, x + 4 = 10। x मतलब खाली जगह, है ना, x मतलब खाली जगह +4 = 10। अब खाली जगह पर क्या रखा जाए ताकि 10 हो जाए, है ना, तो ये खाली जगह पर कहे तो x, है ना, तो यहाँ पर 6 रखेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो बीज गणित में क्या होता है कि एक तो मतलब क्या रहता है, चर रहता है। चर कहने का मतलब जो चीज मालूम नहीं रहता है ना,
और बराबर वाला चीज रहता है ना। तो इस तरह का चीज जो है ना, बीज गणितीय वाला चीज का जो नींव जो है शुरुआत जो करना चाहिए प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकते हैं। बोला कि प्राथमिक स्तर पर 1 to 5 क्लास के बीच में डाली जा सकती है। आप देखे होंगे इस तरह का चीज रहता है। 1 से 5वां क्लास तक के बच्चे में इस तरह का चीज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ खाली छोड़ देगा, यहाँ 4 दे देगा, 10 दे देगा, या फिर यहाँ पर 20 दे देगा और माइनस दे देगा और खाली जगह छोड़ देगा और फिर 10 लिख देगा। इस तरह का चीज प्राथमिक स्तर पर आपको दिखेगा, है ना। 4 5वां क्लास तक में आपको दिखेगा। और डॉट डॉट के जगह पर एक्स लिख दे तो वही एक्स कहे तो एक जो चर है ना, वही चर को ज्ञात करने की प्रक्रिया, बीज गणित में चर को ज्ञात करने की प्रक्रिया दी जाती है। मतलब आप साधारण तौर पर समझिएगा कि खाली जगह को भरने वाला क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन प्राथमिक स्तर पर दी जाती है ना। इसका नींव जो है प्राथमिक स्तर पर दी जाती है ना। बीज गणितीय विचारों के नींव जो है प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकते हैं, है ना। इस तरह का चीज, ठीक। चलिएगा आगे बढ़े। अब यही बात सर को समझाते तो पता नहीं, आज दिया नहीं, अब दिया हुआ रहता। अब ये चीज जहां रहता वहां पर लिख लेते। अब जब पढ़ते तो एक बार देखते तो आपके जहन में आ जाता। तो खैर कोई बात नहीं, ठीक है, बाद में भूल जाते हैं ना चीजें, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं जी। कितना था? 52। देखो एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषय प्राथमिक कक्षा के गणित का विषय का भाग नहीं? चौपर टाइलिंग का मतलब टाइल्स वगैरह लगाना, है ना। मतलब इसमें टाइल्स वगैरह, टाइलिंग का मतलब होता है रुक जाइए 1 मिनट। हाँ जी, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? टाइल्स वगैरह लगाने की, भैया इतना लंबा इतना चौड़ा है, इतना स्क्वायर सेंटीमीटर का कितना टाइल्स है। जब क्षेत्रफल से संबंधित चीजें पढ़ लेते हैं तो टाइलिंग्स वाला भी पार्ट पढ़ते हैं, है ना। क्षेत्रफल से संबंधित ही टाइलिंग्स वाला पार्ट है, ठीक है, ये बात तो सही है। सम्मिति का मतलब ये होता है कि कोई चीज है ना, अगर उसको बीचों बीच में एक दूसरे को कवर कर ले, है ना। सम्मिति का मतलब क्या है? अरे यार एक मिनट यार। हाँ, समिति का मतलब क्या है? समिति अब चैप्टर है, आपको अभी नहीं पढ़ाई गई है। समिति का मतलब ये है कि जैसे, मतलब समिति का मतलब ये हुआ कि जैसे ये बोर्ड है ना, और कितना सममित रेखाएं होगा, ऐसे बीच में फाड़ दें, ऐसे बीच में कर दें तो एक के ऊपर दूसरा आ जाए, है ना, तो एक सममित लाइन हो गया। दूसरा ऐसे भी कर दें तो ऐसे भी दूसरा आ जाएगा, 2 सममित लाइन हो गया, ठीक है ना। तो एक डायगोनल के अकॉर्डिंग भी आ सकता है, ठीक है, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। 3 हो गया। मतलब सम्मिति का मतलब ये हुआ सममित लाइन की पहचान करना, ठीक है, ये बात भी सही। प्रतिरूप का मतलब पैटर्न वाले चीज को समझना, है ना। 2 के बाद 4 के बाद 6, है ना, इस तरह से प्रतिरूप पैटर्न, ठीक है। अनुपात नहीं सीखते प्राथमिक स्तर के अनुसार जो है। अनुपात बाद वाली कक्षा की बात है ना। अनुपात जो है इसमें एनसीएफ प्राथमिक विद्यालय में 1 to 5 क्लास में अनुपात चैप्टर नहीं है ना। आप एनसीएफ 2005 देखोगे उसमें अनुपात चैप्टर नहीं है, तो ऑप्शन जो है ये आपका आ जाएगा 53। एक बार पढ़ना जी, बातचीत नहीं। निम्नलिखित में से गणित की उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? दिसंबर 2019 का सीटेट का सवाल है, ठीक है, इधर ध्यान दीजिए। दिसंबर 2019 के सीटेट का सवाल है, गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? बोला कि गणित में उपलब्धि कम हो रहा है, मतलब गणित लोग ज्यादा सीख नहीं पा रहे हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? बोलो भाई। लिंग मतलब पुरुष या स्त्री जाति होने के कारण, और सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, गणित का स्वरूप, व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता। बोलो भाई कौन सा आएगा? ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, यहीं का एग्जाम्पल देख लो, है ना। तो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की वजह से ही कुछ लोग का जो गणित कमजोर है। आप सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, उस तरह से माहौल नहीं है या उस तरह से चीजें नहीं है, और जिस वजह से जो है आप सामाजिक और सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है, आप इस वजह से गणित नहीं सीख पाते। जबकि आप शहरी क्षेत्र में जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे तो लड़कियों ज्यादा इंटेलिजेंट होता है गणित में, है ना, ज्यादा। अब सीबीएसई वगैरह आईसीएसई वगैरह के बोर्ड के बच्चे को देखेंगे ना, तो ऐसा कुछ दिखेगा नहीं कि भैया ये इन जनरल बोले, बट आपको ये नहीं दिखेगा ज्यादा लड़का तेज है ज्यादा लड़की तेज, ऐसा कुछ नहीं, सब एक ही जैसा दिखेगा आपको, है ना। यहाँ पर थोड़ा बहुत दिखता है क्योंकि सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ही ऐसा है यहाँ, ठीक है।
अब कोई मदरसा बोर्ड से पढ़े हैं तो वहां पर तो ज्यादा आप समझिए कि सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की वजह से मदरसा बोर्ड से पढ़े, वहां ज्यादा मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है, इस वजह से। सामाजिक मतलब समाज में हम भी गणित नहीं पढ़ रहे हैं, आप भी नहीं पढ़ रहे हैं, वो भी नहीं पढ़ रहे हैं, इस वजह से आप गणित पर ध्यान नहीं दिए, तो इसका भी रोल रहता है, ठीक है, कि गणित कम सीखने का वजह ये भी रहता है, ठीक। 54 नंबर दिसंबर 2019 का सवाल है, देखो भैया, गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है मतलब कौन गलत है? इधर ध्यान दो जी, मोबाइल रखो। बाप भेजता है बेटी को पढ़ने के लिए, है ना, अब बेटी यहाँ मोबाइल चला रही है, सीख लो रे भाई, है ना। दिक्कत है तो क्वेश्चन पूछिएगा कि सर ये तो बात समझ नहीं आया, है ना, तो मोबाइल तो चला ही लेंगे भैया, है ना। अब मोबाइल चलाते रह जाओगे, बाद में पता पड़ा कि सीटेट नहीं निकला, शादी हो जाएगा, फिर मोबाइल तुम्हारे पास रहेगा लेकिन रिचार्ज करवाने का पैसा नहीं रहेगा फिर क्या ही फायदा है भैया तो पढ़ लो भाई, है ना, पढ़ लो भाई। आगे लड़की लोग को तो ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, नहीं होगे तो फिर आप जानते ही है। देखो 54 जी, गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? सही चुनना है कि गलत चुनना है? बोलो भाई, गलत चुनना है। गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है, बोला कि हाँ, बोले उत्कृष्ट मतलब अच्छा प्रदर्शन, है ना, अच्छा प्रदर्शन, बोला कि कोई अगर गणित में अच्छा प्रदर्शन करता है तो वो स्वाभाविक है, ऐसा बात नहीं है जनाब, है ना, स्वाभाविक नहीं है। आपको लगता होगा कि वो गणित ज्यादा जानता है, ये आप थोड़ी पूछें कि वो गणित कितना पढ़ा है, आप नहीं जानते, वो बहुत पढ़ता है ना, इसलिए वो थोड़ा ज्यादा जानता है, ठीक है, आप भी पढ़ोगे आप भी जानने लग जाओगे, है ना, वो ज्यादा मेहनत किया है, ठीक है, तो ये बात गलत है, ठीक है। बोले कौन सही नहीं है? पहले ही नंबर में गलत हो गया, है ना, तो यही गलत को ही चुनना था, ये आंसर। चलो बाकी भी चीजें देख लेता हूँ ऑप्शंस को। अध्यापक सीखने वाले के प्रति विचारों का अधिगम परिणामों पर प्रभावशाली असर होता है। अध्यापक के सीखने वाले के प्रति विचारों का अधिगम परिणामों पर प्रभावशाली असर होता है, बिल्कुल होता है। विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के गणित निष्पादन पर असर होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। विद्यालय में दिए जाने के निर्देशों की भाषा का असर बच्चे के गणित प्रदर्शन पर हो सकता है, ये भी बात सही है, ठीक। चलो पहला ही नंबर गलत था, बाकी चीज हाँ समझना ही नहीं था आपको। बोलो लो कहाँ गिर गए, है बहुत 54, ठीक है। देखो अरे ये समझा नहीं ना, गणित के अधिगम मतलब गणित सीखने में गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? कौन तो सही नहीं है, ठीक है, कौन तो गलत है? बोला कि गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होते हैं। गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन का मतलब बहुत अच्छा कर रहा है वो गणित में, है ना, उत्कृष्ट का मतलब अच्छा प्रदर्शन करने का मतलब अच्छा कर रहा है, अच्छा मतलब वो बना पा रहा है गणित की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। बोला कि उसका जो प्रतिभा है, उसका जो ये उसमें दिखता है कि ये भैया जल्दी बना, उसमें जो ये एबिलिटी है, जो प्रतिभा है, वो बोलता है स्वाभाविक है, बचपने से पैदाइशी है। क्या ये बात सही है? सही नहीं है ना, गलत को ही चुनने बोला था, यही गलत था, इसीलिए इसको हम चुन लिए, ठीक, ज्यादा कुछ नहीं। सी नंबर बाद में देखेंगे ये समझे ना भाई, है ना, एक बार बोले वो आप पढ़िएगा आपको समझ आ जाएगा, बाकी सब सही है ना, मोटा मोटी सही है, ठीक। 55 मोटा मोटी गलत चुनने बोला, गलत चुन लिए भाई, ठीक है, अभी 55 पर है, 100 पहुंचना, आप समझते नहीं बात, ठीक है। देखो 55 प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया को चुनिए। ज्यामिति मतलब वो फोटो वाला, है ना, त्रिभुज चतुर्भुज लाइन, है ना, ठीक है ना, उस वाले ज्यामिति अध्यापन के लिए ज्यामिति का अध्यापन कर रहे हैं, मतलब पढ़ा रहे, टीचर के बारे में बोला गया, बातचीत इधर। तो ज्यामिति के अध्यापन मतलब पढ़ाने वाले के बारे में बोल रहा है कि क्या चीज सही वांछनीय है, कौन चीज प्रक्रिया वांछनीय। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान तक सीमित रखना चाहिए। अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए और उदाहरण लिखने को देना चाहिए। बच्चों को प्रचुर अवसर दिया जाना चाहिए कि वो दिक् स्थान अंतदर्शी समझ को विकसित कर सके। प्राथमिक स्तर पर व्यापक ज्यामितीय शब्द संग्रह का विकास करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए और उदाहरण दिखाने चाहिए। बच्चों को प्रचुर अवसर दिया जाना चाहिए कि वे दिक् स्थान की अंतदर्शी समझ को विकसित कर सके, ठीक है। देखो ज्यामिति के बारे में ज्यादा
प्राइमरी क्लास में, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन बच्चे को दिक स्थान अंतदर्शी समझ को विकसित कर सके, है ना। बच्चों को प्रचुर अवसर देना चाहिए कि दिशा और स्थान, जब भी आपको कोई भी शकल बनाना है, किस दिशा में कितना जाना है, नहीं जाना है, ये इसका तो समझ बच्चे को इनिशियल स्टेज में प्राथमिक स्तर पर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अंतदर्शी समझ का मतलब खुद के अंदर का समझ, है ना। और कभी भी दिशा ऊपर में उत्तर, नीचे, दक्षिण, दाहिने तरफ जो है पूरा, बाएं तरफ पश्चिम, है ना, इन सारी चीज का समझ विकसित करना, है ना। प्राथमिक स्तर पर तो ज्यामिति के बारे में ज्यादा समझ नहीं, बेसिक बेसिक बात को जोर देना चाहिए। ऐसे ज्यादा सही हमको सी ही लग रहा है। बाकी जो है एक प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान तक सीमित रखना चाहिए। सीमित करने वाली बात बोला गया है, ठीक है। अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा से मतलब नहीं है बच्चे को, है ना। बच्चे को सिखाने से मतलब है, सीखने से मतलब है, परिभाषा देने से क्या ही हो जाएगा, ठीक है। व्यापक ज्यामिति शब्द संग्रह, व्यापक बोला कि बहुत सारा जो है ज्यामिति के बारे में बहुत सारा शब्द लिख दे, है ना, ये भी बात गलत है। तो ये ज्यादा, ये नेगेटिव, तीनों में जो नेगेटिव सेंस आया हुआ है, इसलिए ज्यादा सही सी होगा, ठीक, ज्यादा सही सी होगा आपका दिसंबर 19। अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियों को स्पष्ट परिभाषा देना चाहिए और उदाहरण दिखाना चाहिए, है ना, लेकिन ज्यादा सही सी है दोस्त, है ना। देखो इसलिए परिभाषा वाली बात, परिभाषा बच्चे को प्राथमिक स्तर पर देने से उसको उतना समझ नहीं होता, है ना, उतना समझ नहीं होता। ये ज्यादा सही जो है आपका सी है, ठीक है। 56 आंसर देखकर नहीं बोलना है भाई, है ना, थोड़ा सा समझना है, ठीक है। 56 देखो, निम्नलिखित में से गणितीय तर्कना का सूचक है। तर्क, गणितीय तर्कना मतलब गणित का तर्क, ठीक है, गणित का लॉजिक, गणित का तर्क, गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता, ठीक है। परिभाषा ये चीज सही नहीं है। गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता, तर्कना की बात क्या गया है तो तर्क संगत ही देंगे, उसमें तर्क ही देंगे, ये सही है ना। परिकलन में निपुणता की क्षमता मतलब जोड़ घटों में निपुणता की क्षमता, विभिन्न परिस्थितियों में सूत्रों का स्मरण की बात नहीं होती है ना। तो ये जो है देखो तर्कना, गणितीय तर्कना मतलब गणित का तर्क, गणित का लॉजिक, ठीक है। तो यहाँ पर तर्कना से संबंधित यही वाली बात ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी आ जाएंगे, ठीक, ठीक है जी। अच्छा कैसे होगा मापन भाई, होगा तो देख लेंगे। अच्छा, निम्नलिखित में से प्रारंभिक संख्या, देखो निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना, मतलब शुरुआत में जो संख्या का जो संकल्पना है, संख्या से संबंधित जो बातें हैं किससे संबंधित नहीं है। वर्ग समावेशन, वर्ग समावेशन का मतलब ये हुआ कि वर्ग समावेशन का मतलब जैसे छोटे से बड़ा चीज को, माचिस की तिल्ली है ना, कि छोटे से बड़े चीज को, वर्ग समावेशन का मतलब कि छोटे से बड़े चीज को सजाना है छोटे से बड़े की तरफ। तो जैसे तिल्ली है ना, कोई चीज लकड़ी का टुकड़ा है, पहले छोटा फिर उससे बड़ा थोड़ी। वर्ग समावेशन का मतलब एक तरफ से चीजों को सजाना, कोई क्रम में सजाना, छोटा से बड़ा या बड़े से छोटा, है ना, इस तरह से समावेशन करना, वर्ग समावेशन। तो प्राथमिक स्तर पर जो है, अगर प्राथमिक स्तर पर संख्या का संकल्पना अगर समझाते हैं कि कौन बड़ा कौन छोटा है, ठीक है, तो कोई चीज का एग्जाम्पल लेकर ये छोटा है, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, तो वर्ग समावेशन तो ये जरूरी है प्रारंभिक संकल्पना को। दूसरा है संरक्षण। अच्छा, संरक्षण का मतलब मैथमेटिक्स में क्या है, संरक्षण का मतलब ये है कि चीजों को संरक्षण का मतलब ये है कि मात्रा सेम रहनी चाहिए। जैसे मतलब मान लिया जाए, संरक्षण का मीनिंग समझिएगा, छोटा सा मतलब मान लीजिए छोटा सा गिलास है, फैला हुआ गिलास है, ठीक है, छोटा सा फैला हुआ गिलास है, उसमें 1 लीटर पानी डाल दिए, ठीक, ठीक है, फिर उसी पानी को हम पतले से लंबे से गिलास में डाल दिए, तो आपको दिखेगा कि वो ज्यादा पानी है ना, लेकिन दोनों का मात्रा सेम है। तो मात्रा सेम होने का मतलब संरक्षण है, संरक्षित है, मात्रा संरक्षित है, लेकिन वो जो वस्तु का साइज और आकार जो है उसके ऊपर जो है पानी का जो है ज्यादा ऊंचा आपको दिख रहा है ना, वस्तु के साइज और आकार की वजह से पानी का साइज और आकार चेंज हुआ है, लेकिन दोनों का मात्रा सेम है। तो ये संरक्षण का सिद्धांत है। तो बच्चे को ये शुरुआत में समझाना जरूरी है। छोटा बच्चा जब रहेगा तो इनिशियल स्टेज में क्या कहता है कि किसी, आप देखिए फैला हुआ चीज में कोई पानी रखिएगा 1 लीटर और उसी चीज को जब गिलास में डाल दीजिएगा, बच्चा कई बार बोलता है कि ये ज्यादा पानी हो गया, है ना। तो बच्चे को ये समझाना ज्यादा जरूरी है कि भाई आपको जो है फैला हुआ चीज में पानी रखिए या गिलास में रखिए, मात्रा उतनी ही है ना, 1 लीटर यहाँ भी है वहां भी, लेकिन उसके आकार के हिसाब से और शकल के हिसाब से वो लगता है कि ज्यादा है, लेकिन दोनों का मात्रा सेम है। तो संरक्षण का मतलब कि मात्रा सेम होना चाहिए, चाहे आकार और साइज कुछ भी हो, लेकिन मात्रा सेम है ना। संरक्षण का मतलब ये है, ये चीज सिखाई जाती है इनिशियल स्टेज में, जब संख्या का जो है हम संकल्पना को सिखाते हैं, तो वहां पर शुरुआती दौर में ये बात सिखाई जाती है। वर्गीकरण कहने का मतलब यह है
कि मान लिया जाए कि भाई वर्गीकरण करने का मतलब ये है कि 10 जो है, कुछ लाल गेंद है, कुछ काली गेंद है, 10 गेंद है, 6 लाल गेंद है और 6 लाल गेंद है और 4 काली गेंद है। तो वर्गीकरण करने का मतलब बच्चे से अगर बोला जाए कि भैया लाल गेंद को वर्गीकृत करो, मतलब अलग करो, है ना, तो ये बात भी, लाल गेंदे को वर्गीकृत करो, ये बात भी ठीक सही है ना, कि वर्गीकरण भी करनी चाहिए, है ना। इनिशियल स्टेज में जब प्रारंभिक, ये देखो प्रारंभिक संख्या संकल्पना शुरुआत में ना, शुरुआत में ये भी चीज सिखाई जाती है कि भैया बच्चे से सिखाई जाती है, जब संख्या सिखाई जा रही होती है तो वहां पर सिखाई जाती है कि भैया आप जो है 10 बॉल है, 6 लाल है, 4 काला है, तो भैया किसी को बोला जाएगा लाल गेंद को लाओ और किसी को काला गेंद को लाओ, है ना। तो फिर और इस तरह से वर्गीकरण सिखाई जाती है ना। या फिर अगर 10 गेंद है, अब बोला जाए कि भैया कि गेंद, अगर बच्चे से वर्गीकरण में इस तरह से बात किया जाए कि भैया 10 गेंद है, 6 लाल है और 4 काला है, और बच्चे से पूछा जाए कि भैया कौन ज्यादा है, गेंद ज्यादा है कि लाल गेंद ज्यादा है, बच्चे से इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप बताएं कि गेंद ज्यादा है या लाल गेंद ज्यादा है? बोलो भाई, गेंद ज्यादा है ना। तो इस तरह से चीजों को वर्गीकरण करने के लिए बच्चे को समझाया जाए। ये मापन वाली बात जो है ना, प्रारंभिक की बात नहीं है, बच्चा जब संख्या सीख जाता है बढ़िया से, तब मापन की बात सिखाई जाती है, छोटा छोटा चीज स्केल लेकर सिखाया जाता है, ये 4 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। मापन की बात जो होती है प्रारंभिक संख्या संकल्पना के बाद की प्रक्रिया होती है ना। तो ऑप्शन इसका जो आ जाएगा सी हो जाएगा। वर्ग समावेशन का मतलब छोटे से बड़े के रूप में सजाना कोई चीज को, चाहे रस्सी हो या तिल्ली हो या कोई भी चीज हो। संरक्षण का मतलब कि बच्चे को यह समझाना भैया 1 लीटर पानी है, चाहे किसी भी तरह के बोतल में रखिए, बड़ा बोतल में रखिएगा, पतला और लंबा बोतल में रखिएगा, ज्यादा दिखेगा लेकिन वो 1 ही लीटर है, और मोटा और छोटा बोतल में रखिएगा तो भैया वो कम दिखेगा लेकिन मात्रा सेम ही है। ये बात भी बच्चे को समझाना। वर्गीकरण करने के लिए लाल गेंद को चुनो, हरा गेंद को चुनो, ये सब भी समझाना। मापन वाली बात जो है ये लास्ट में होती है। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन आपका सी आ जाएगा। क्या बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ठीक है, 57 के बाद 58 पर आते हैं। देखो इंटरेस्ट नहीं लोगे तो छोड़ देंगे, ठीक है, अभी टाइम है। उल्टा 7 समय, ठीक, कोई बात नहीं। 57 58 देखो कोई भी चीज पेडागोजी वाले सेक्शन में जो है ना, सिर्फ हम ये कह दें कि ये तो आंसर होगा, ये सही चीज नहीं है। आंसर के सारे ऑप्शंस का एक्सप्लेनेशन देना जरूरी है ना, सारे ऑप्शंस का एक्सप्लेनेशन देना मस्ट है, ठीक है जी। देखो समावेशित विद्यालय में, समावेशित विद्यालय कहने का मतलब वो उसमें हर तरह का बच्चा है। फिजिकल डिसेबिलिटी वाले भी बच्चे हैं, मतलब जो विकलांग है ना, विकलांग है या अंधे बच्चे हैं, है ना, या बहरे बच्चे हैं या विकलांग बच्चे हैं, इस तरह के भी बच्चे शामिल हैं। समाहित विद्यालय में सब तरह के बच्चे उसमें समाहित रहता है, ठीक, सब तरह के बच्चे समाहित रहता है। आप अपनी कक्षा के दृष्टि बाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे? दृष्टि मतलब देखने से संबंधित जो है, देखने से संबंधित उसको दिक्कत है ना, और उसके छात्र उससे देखने से संबंधित जो दिक्कत है छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे, है ना। उसको बोलो कि इधर, उसको बोलो कि इधर ध्यान देंगे। तुमको कल भी समझाए थे, ये अपनी ही दुनिया में खोई रहती है, तुमको कल भी समझाए थे। ये 5G का दौर है भैया, 2G के दौर में जिंदा रह रहे हैं। देखो तो दृष्टि बाधित, दृष्टि मतलब आंख होता है, उससे बाधित है मतलब दिखता नहीं है ना। तो अब जो है बच्चे के, उसके छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करोगे, है ना, कैसे पूरा करोगे? शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करें। बोला कि शिक्षण जो बच्चे को सिखा रहे समझा रहे, ठीक है, इधर ध्यान दो दोस्त, पीछे उसको क्लास से बाहर कर देंगे, जिसको मोबाइल देखेंगे उसको क्लास से बाहर कर देंगे, फिर आपको टॉपिक सर भी अंदर नहीं कर सकते। गधा, तुम क्या ही उखाड़ लोगे, तुम गेम ही खेल रहा था, तुम्हारा हाथ जैसे चल रहा था, समझ रहे बात? क्या खेल रहा था? फ्री फायर खेल रहा था। बताओ, विद्यार्थी होने का लक्षण नहीं है, आने वाले टाइम में टीचर बनोगे तो क्या ही पढ़ाओगे भाई, ठीक है, थोड़ा सा डिसिप्लिन में बैठो यार। एक तो ठीक है मुंह में गुटखा डाल के आ गए हो, ठीक है बात, ठीक है, इतना भी तो थोड़ा सा संस्कार रखो भाई, ठीक है, ठीक है। गुटखा लगभग 80% स्टूडेंट खाता है, लड़के में खाता है, क्लास में नहीं खाना चाहिए। खैर इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो दोस्तों। तो दृष्टि बाधित है छात्र, अगर दृष्टि बाधित है तो उसको
जैसे ब्रेल लिपि होता है ना भैया, तो ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करने के लिए उसके शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करें, है ना। तो शिक्षण अधिगम जो सिखाने के लिए जो है ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करेंगे, है ना। जो अलग अलग तरह की जो चीजें हैं, वैकल्पिक जो साधन है उसका इस्तेमाल करेंगे, है ना, क्योंकि उसमें हर तरह के बच्चे हैं, है ना। समाकित विद्यालय में बोला है, तो ये बात सही है ना, और सही ही चुनने बोला है, तो ऑप्शन ए आपका आंसर आ जाएगा। जुलाई 2019 का ये सवाल है। हाँ जी, ठीक है। अब बाकी बाकी आप देखो, शिक्षक उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर, दूसरा ऑप्शन है उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर। समाकित विद्यालय में टीचर्स को भी ये ट्रेनिंग दी जाती है कि फिजिकल डिसेबिलिटी वाले बच्चे को कैसे पढ़ाना है ना। दृष्टिबाधित बच्चे को, या जो विकलांग है, जो क्रियाकलाप नहीं कर सकते हैं, है ना, जो सही से लिख नहीं सकते, तो उसको कैसे, उसको भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो विशेष शिक्षक के लिए, उसके लिए विशेष शिक्षक की व्यवस्था नहीं होता है समेकित विद्यालय में, सारे टीचर्स को ट्रेनिंग प्राप्त होता है। उन्हें अभ्यास करने के लिए अतिरिक्त समय देना चाहिए। ज्यादा समय देने से क्या ही होगा, है ना। जो अंधे लोग हैं उसको ज्यादा समय देने से थोड़ी ना वो है कि वो सीख जाएंगे। उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठा देना, उसका जो अच्छा कर रहा है उसके पास बैठा देना, ऐसा कुछ नहीं, है ना। तो ऑप्शन ए आपका आ जाएंगे, ठीक है। चलिए जी, आगे देखिए, गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है, ठीक है। जो गलत है वही आंसर है, ठीक है। एक बार आप देखिएगा, थोड़ा सा पानी पी लें आप, एक बार देखो ए नंबर। अच्छा, देखता हूँ पानी पी लें दोस्त। नाश्ता करी करो, चलो करी ले जी। हाँ जी, हाँ जी, देखो, गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं। गणित सिखा रहे हैं, उसको प्रभावी बनाना है ना, इफेक्टिव बनाना है, कि बच्चा जो है मोबाइल में ना हो, बिजी हो, है ना, वो मेरी तरफ बिजी हो। इसके लिए जो है क्या चीज, मतलब प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है ना, विशेषता नहीं है, ठीक है। प्रभावी बनाना है, मतलब कौन प्रभावी बनाने की विशेषता नहीं है, जो गलत है। एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोर पालन करना चाहिए। कोई चीज, नया चीज सिखाना है और समय अगर दे देंगे भैया 2 मिनट में सिखाना है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना, फिर दिक्कत हो जाएगी। या तो सारे बच्चे नहीं सीख पाएंगे, या टीचर जो है कंफर्ट नहीं रहेगा सिखाने में, ये बात गलत है, ठीक है। छात्रों को त्रुटियों के प्रतिरूप पर केंद्रित होना चाहिए। छात्र अगर त्रुटि करता है, गलती करता है, तो वो किस आधार पर, कैसे कैसे वो गलती कर रहा है, उसका प्रतिरूप क्या है, उसका पैटर्न क्या है गलती करने का, है ना। जोड़ में गलती कर रहा है, गुणा में, घटाव में, या क्या कॉन्सेप्चुअली वो क्या गलती कर रहा है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, है ना। टीचर को तो ये काम करना चाहिए, ठीक है, कि गलती कहाँ कर रहा है, इसके ऊपर तो ध्यान देना चाहिए। आगे बोला है, प्रतिदिन के अनुभव के साथ संबंध स्थापित करना चाहिए। कल का जो अनुभव क्लास का रहा और आज का रहा, है ना, दोनों में संबंध स्थापित करना चाहिए, ये बात भी सही है, ठीक है। एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग करना चाहिए। एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग करना चाहिए। एक तो ही संकल्पना सीखना है, तो अलग अलग प्रयोग करने की बार बार जरूरत नहीं है ना। एक संकल्पना है, कोई भी एक चीज सिखाना है ना, तो वो एक तरह की चीज ले लिए, तो उससे अगर बच्चा सीख गया तो दूसरा लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा तभी लिया जाता है जब सीख नहीं पाए, है ना। अगर एक ही से सीख लिया तो फिर बार बार लेने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है। बोला कि एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग, ये कब किया जाता है, जब बच्चा सीख नहीं पाए, तब दूसरा शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाता है, शिक्षण अधिगमों का प्रयोग किया जाता है ना। बहुत हद तक सही भी है। तो गलत क्या है, नियम का कठोर, मतलब आपका समय सारणी का कठोर पालन, ये गलत है ना। ये भी जुलाई 2019 का सवाल है, 2019 का सवाल है, ठीक। चलिए ऑप्शन 60 पर पहुंचते हैं जी। प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा को विकास में निम्नलिखित में से निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए, ठीक है। देखो, प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित में से निर्देशों का किस प्रकार किया जाना, चित्र बनाना, अनुभव प्रदान करना, भाषा के माध्यम से समझना। बात को समझिएगा यहाँ पर, ठीक है। ये जो कहा गया है, ये जो बातें कही गई हैं टीचर के लिए कही गई है ना, कि भाई प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा, मतलब एक गणित का चीज समझाना है, सिखाना है, ठीक है, और गणित को चीज सिखाना है, ठीक है ना। और
निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना। निर्देशों का अनुक्रम है ना, निर्देश मतलब जो भी निर्देश दिया गया है, जो भी निर्देश होना चाहिए कि टीचर को क्या पालन करना चाहिए। ठीक है, तो मान लिया जाए हम एक उदाहरण देकर समझाते हैं, हम ज्यादा आगे पीछे नहीं जाते हैं, छोटा छोटी हम उदाहरण को ही लेते हैं। ठीक है, हम रोटी का ही एग्जाम्पल लेंगे है ना, आगे नहीं जाएंगे ज्यादा। ठीक है, बोलो भाई, सॉरी, हाँ जी, हाँ तो बना रहा हूँ, टेढ़ा मेढ़ा भी बन जाता है थोड़ा। अच्छा नहीं बनना, कोई बात नहीं, आप लोग से तो बन ही जाता है ना, किसी से नहीं भी बनना चाहिए। ठीक है, देखो दोनों सेम साइज का मोटा मोटी आप समझिएगा। ठीक है, ये 1/2 है, मतलब रोटी को 2 बराबर टुकड़ा, उनमें से 1 टुकड़ा लिए, और ये 1/4 है, रोटी को 4 बराबर टुकड़ा किया, उनमें से 1 टुकड़ा लिया। ठीक है जी, अगर बच्चे को हमको समझाना है तो पहले तो खुद का समझ होना चाहिए है ना, तभी तो समझा पाएंगे। तो पहले तो खुद का अनुभव होना चाहिए कि भैया 1/2 का मतलब ये आधा रोटी और 1/4 का मतलब 4 टुकड़ा में से 1 टुकड़ा है ना। तो पहले तो खुद अनुभव प्रदान करना है, अनुभव प्रदान करना है ना, पहले खुद का अनुभव प्रदान करना है ना, खुद अनुभव होना चाहिए। ठीक है, और बच्चे में भी अनुभव प्रदान करवाना है, ये पहला चीज है। तो आप देखो पहले तो भाई चीजों को एक्टिविटी के जरिए से 1/2 और 1/4 समझाई, फिर इस बात को भाषा से समझाएंगे है ना। अनुभव पहले प्रदान किए भैया, कि अनुभव प्रदान किए 1/2 इतना सा होता है, 1/4 इतना सा होता है, अनुभव प्रदान किए, अनुभव किए। फिर इस बात को जो अनुभव जो हमने अनुभव किया, इस बात को भाषा के जरिए से बच्चे को समझाना। फिर भाषा के जरिए से समझा रहे हैं भैया, लिख करके आपको भाषा के जरिए समझा रहे हैं कि भैया ये बड़ा है, ये छोटा है, 1/2 बड़ा है, 1/4 छोटा है। तो पहला जो है ना, पहले तो अनुभव प्रदान करेंगे जी, पहले एक कौन सा अनुभव प्रदान, तीसरा नंबर, पहले तीसरा नंबर होगा, पहले अनुभव प्रदान करेंगे, फिर अनुभव प्रदान करने के बाद फिर भाषा के माध्यम से बच्चे को समझाएंगे। इसी चीज को हम कैसे आपको समझा रहे हैं, हिंदी भाषा का उपयोग कर रहे हैं और आपको समझा रहे हैं चीजों को। पहले खुद का अनुभव लिए हैं, फिर हिंदी भाषा का उपयोग करते हुए आपको समझा रहे हैं। तो हिंदी भाषा के माध्यम से समझाना, तीसरा के बाद चौथा आएगा। ठीक है, उसके बाद जो है बस देखो, पहले तो आपको तरीका यही है, रोटी यहाँ रखा जाए 2 ठो, और 1 ठो को 2 बराबर टुकड़ा में से 1 टुकड़ा, और फिर एक रोटी को 4 बराबर टुकड़ा में से 1 टुकड़ा लिया है ना। फिर इस बात को पहले तो आपको दिखाई, अनुभव प्रदान किए, फिर इस चीज को आपको दिखाई है ना, भाषा के माध्यम से समझाए कि ये भैया 1/2 का मतलब ये और 1/4 का मतलब ये हुआ, ये भाषा के माध्यम से समझाए। इसके बाद क्या किए, इसके बाद का प्रक्रिया है कि चित्र बनाना है ना, ये फिर चित्र बनाए है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे कि भैया 1/2 ये रहा, 1/4 ये रहा है ना, फिर चित्र बनाएंगे है ना, चित्र बनाएंगे, फिर चित्र बनाएंगे, फिर आगे क्या करेंगे, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना। फिर बोला कि प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, मतलब प्रतीक 1/2 का मतलब ये ठो और 1/4 का मतलब ये ठो है ना। प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना कहने का मतलब 1/2, तो 1/2 कहने का मतलब ये हुआ, अगर 1/2 लिखा है इसका मतलब ये ठो, और 1/4 लिखने का मतलब ये ठो है ना। तो सबसे लास्ट में जो है प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, मतलब आप समझिए सबसे लास्ट में क्या होगा, प्रतीकात्मक, ये जो है 1/2 और 1/4 में दोनों में डिफरेंशिएट करना है कि 1/2 कौन है, 1/4 कौन है। तो ये जो है सबसे लास्ट में आएगा दूसरा नंबर है ना। पहले क्या करेगा, टीचर अनुभव प्रदान करेगा, फिर भाषा के माध्यम से बच्चे को समझाएगा कि भैया 1/2 देखो ये तो हुआ, 1/4 ये तो हुआ। फिर क्या करेगा, टीचर चित्र बनाएगा है ना, चित्र के जरिए से चीजों को दिखाएगा कि 1/2 ये रहा, 1/2 1/4 ये रहा है ना, 1/2 है ये 1/4। फिर इसको प्रतीक के जरिए से दिखाएगा कि गणित में 1/2 को ऐसे लिखते हैं और फिर गणित में 1/4 को ऐसे लिखते हैं है ना। तो क्या हो जाएगा, 3 के बाद 4 के बाद 1 के बाद 2, 3 4 1 2, ऑप्शन इज बी है ना, ऑप्शन इज बी हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है तो आप बोलोगे, आगे बढ़े, चलो आगे। भाई पहले टीचर अनुभव प्रदान करेगा या आपको अनुभव देगा, अनुभव देने का मतलब भैया रोटी का जैसे एग्जांपल अनुभव देगा है ना। फिर जो है भाषा में समझाएगा, फिर चित्र बनाएगा, फिर उस चीज को प्रतीकात्मक रूप में जो है प्रदर्शित करेगा, दिखाएगा। ठीक, चलिएगा 60, इसके बाद 60 के बाद 61। अच्छा रोमन समझते ही होंगे है ना। हिंदी अरबिक जो लिखते हैं ना, देखो हिंदी अरबिक, हिंदू अरबी अंक क्या है, हिंदू अरबी अंक जो हम लोग जो लिखते हैं 1 2 3 4, ये हिंदू अरबिक अंक है ना। रोमन वाला 1 ऐसे, 2 ऐसे, 3 ऐसे, 4 ऐसे, ठीक है, ये रोमन अंक है। ठीक है, ऐसे सिंपली अभी यही समझना, ये रोमन अंक है। रोमन अंक में जैसे आपको मान लिया जाए 9 और 11 को जोड़ना है, ठीक है, इकाई अंक इकाई के साथ जुड़ेगा है ना, 9 और 9 1 10 और 1 और 1 2 20 हो जाएगा। अगर हिंदू अरबिक में जोड़ेंगे 9 और 11
ऐसे। तो इसमें आपको समझ है 9 कि ये 9 है, ये 11 है, ठीक है, आपको समझ है, तब तो आप जोड़ पाओगे। इकाई स्थान को इकाई के साथ इसमें नहीं जोड़ा जाता है ना, इकाई को इकाई के साथ, दाई को दाई के साथ, ऐसा इसमें कोई चक्कर नहीं। इसमें आप देखिए 8 को जैसे लिखते हैं ऐसे लिख देते हैं, है ना, इसमें इकाई दाई का कोई चक्कर ही नहीं पड़ता है ना, कि कौन इकाई में है कौन दाई में, ऐसा कोई सिस्टमेटिकली नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर रोमन के बारे में आपको बताया कि रोमन इस तरह की चीज है, और इसमें इकाई दाई के बारे में ज्यादातर रोमन अंक अगर लिख दिया जाए कि गुना करो तो आप उलझ जाओगे, नहीं उलझोगे भाई, लिख देंगे और गुना करने बोल देंगे, तो आप कोशिश करोगे कि इसको हिंदू अरबी में जो है लिख दें और फिर जो है गुना करें, ठीक। तो यही बोला है कि रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अक्षरों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता। बोला कि रोमन अंक का जो है कम उपयोग करते हैं। आपको भी पता है कि भैया ये सब का शायद ही कभी कभी उपयोग करते हैं, इधर ध्यान दो, है ना, उपयोग करते हैं, जबकि इसका ज्यादातर उपयोग करते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है, क्या कारण है, ये दिसंबर 2018 का सवाल है। तो आगे बोला है, रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, कि रोमन अंक में स्थानीय मान का नियोजन नहीं करता है, मतलब स्थानीय मान का निर्धारण नहीं करता है, स्थानीय मान नहीं बताता कि ये इकाई स्थान पर कौन है, दाई स्थान पर कौन है, ये निर्धारण नहीं करता। आप 8 लिखते हैं, 8 ऐसे लिख देते हैं, जबकि हिंदी अरबी में 8 ऐसे इकाई स्थान है, इसमें जबकि 4 ठो लिख देते हैं, मतलब 8 ही होता है। तो ये जो है ना भाई, क्यों नहीं किया जाता है, इसका मेन जो है रीजन ये, ठीक है। अच्छा, रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है, ये बात नहीं है। रोमन अंकों का तरीका होता है, याद करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये बात नहीं है। रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है। संख्याओं को बनाया जा सकता है ना, 50, 100, 200, 500, 1000 बनाया जा सकता है, तरीका है, ठीक है ना, ये बात नहीं है। अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं, ठीक है। रोमन अंक देखिए डिजिट है ना भाई, मैथमेटिक्स में डिजिट का उपयोग क्यों करते हैं, ताकि जो है आप गुना भाग जोड़ घटाओ जो भी है उसका कार्य सही से कर पाए। तो ऑप्शन ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिएगा आगे 61 के बाद हम लोग आते हैं 62 पर। बोलो भाई 62 में, गणित में प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि, गणित में प्रतिफल मतलब गणित में जो भी चीज सीखे, है ना, उसका जो निष्कर्ष आया, है ना, उसका जो फल मिला, सीखने का जो फल मिला, है ना, गणित में सीखने के प्रति जो फल मिला ना, या जो भी आप गणित में जो भी चीज सीखे हैं उससे जो निष्कर्ष मिला, जो उससे सीखे हैं, उससे जो आपके अंदर कौशल डेवलप्ड हुआ है, वो क्यों विकसित किया गया है कि गणित गणना करने के लिए बच्चों की लघु विधियां बनाई जाए, विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए, बच्चों द्वारा एक बार पढ़ना चाहिए। हाँ, गणित में तो आप गणित का जो है पीढ़ी मतलब सीढ़ी दर सीढ़ी जो है प्रतिफल, गणित में प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए ताकि बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावर दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जा सके, है ना, ये बात ज्यादा सही है ना। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। वर्ष के अंत में परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार करना, ये बात तो, ये चीज तो सही नहीं है, ये तो फैक्ट्री बनाने जैसा है, ये बात सही नहीं, ज्यादा लघु विधि वाला बात सही नहीं, ये ज्यादा सही है, ऑप्शन है सी, ठीक। 62 आपका आ गया, 62 के बाद सॉरी कितना है 62, 63 दिसंबर 2018 का सवाल है जी, ठीक है, दिसंबर 2018 का सवाल है, ठीक है, दिसंबर 2018 का सवाल है। गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बोले कि गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है, गलत बात है, कठिन नहीं है, ठीक है। आमतौर पर लड़कियों गणित में कमजोर होती है, ये बात गलत है, ठीक है। हर कोई गणित सीख सकता है, सही है, ठीक है। सरकार इसी बात पर जोर देता है, गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है, गलत बात है, कठोर अभ्यास से सीखा नहीं जा सकता है ना, सिखाने वाला सही मिल जाए ना आपको, आराम से सीख सकते हैं, है ना, कोई भारी विषय नहीं, ठीक है। तो ये बात ऑप्शन सी, दिसंबर 2018 का सवाल है, सीटेट के सवाल है, ठीक है। 64 आप देखोगे 64 संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा में बच्चे जिनका आयु 8 से 9 वर्ष है, 8 से 9 वर्ष 8 से 9 वर्ष है, 5 3 8 तीसरा चौथा कक्षा के बच्चे हैं, है ना, 8 से 9 वर्ष मतलब तीसरा चौथा कक्षा का बच्चा है। निम्नलिखित में से किस समुच्चय में प्रवीण है, किस चीज में प्रवीण है ना, मतलब किस समुच्चय, समुच्चय का मतलब 2-4 चीज लिखा है, समुच्चय का मतलब ये होता है कि कलेक्शन, संग्रह, किस संग्रह में प्रवीण है। प्रवीण का मतलब क्या होता है, एक्सपर्ट है ना, एक्सपर्ट का मतलब वो ज्यादा आता है ना, उसको आता है, ठीक है। प्रवीण का मतलब उसमें वो चीज कौशल डेवलप्ड है ना, बोलते हैं भैया ये इन चीजों में एक्सपर्ट है ना, एक्सपर्ट कहने का मतलब उसको ज्यादा आता है, ठीक है।
वर्गीकरण आपको तीसरा चौथा क्लास की बच्चा में क्या चीज है, तीसरा चौथा की बच्चा में वर्गीकरण, प्रतिवर्ता, वर्तीयता, अनुपातिक विवेचन, ये गलत बात है। अनुपातिक यहाँ पर भी, ये भी गलत है, यहाँ पर ऑप्शन इज डी, ठीक है। अनुपात वाला तीसरा चौथा के बच्चे को नहीं सिखाई जाती है। पंक्तिबद्धता, मतलब पंक्तिबद्धता का मतलब छोटे से बड़ा पंक्तिबद्ध किया जाए या बड़े से छोटा किया जाए, इसका समझ होना चाहिए। वर्गीकरण मतलब मान लिया जाए 3 अलग अलग साइज का सेब है, बड़ा, मीडियम और छोटा। बड़े साइज के सेब को अलग करना, मीडियम साइज के सेब को अलग करना, छोटे साइज के सेब को अलग करना, ये चीज आना चाहिए। या लाल हरा पीला गेंद है, लाल गेंद को अलग करना, पीला गेंद को अलग करना, नीला गेंद को, जो भी गेंद है उसको अलग अलग करना, ये वर्गीकरण आना चाहिए। प्रतिवर्यता का मतलब ये है कि प्रतिवर्यता का मतलब कोई चीज को फिर से सेम सिचुएशन में लाना, है ना, प्रतिवर्यता कहलाता है। मतलब आपको पानी से बर्फ में जम जाना, फिर बर्फ का पानी में बदल जाना, ये प्रतिवर्यता है, ठीक है। सेम टू सेम चीज, गणित में प्रतिवर्यता का मतलब कोई चीज सेम, पुनः सेम स्थिति में आना, है ना, सेम स्थिति में आने को ही प्रतिवर्यता कहा जाता है। आप समझिएगा कैसे, 5 + 3 = 8। 5 में क्या जोड़े जी, 3 जोड़े तो 8 आ गया, है ना। 5 में क्या जोड़े, 3, 8 आ गया, है ना। 5 में 3 जोड़े तो 8 आ गया। अब हम 8 में 3 को घटा देते हैं तो 5 आ जाता है। 5 में जब 3 जोड़ देते हैं तो 8 आता है, लेकिन 8 में जब 3 घटा देते हैं, 5 में जब 3 जोड़ते हैं तो 8 आता है, लेकिन 8 जो आया है उसमें अगर 3 घटा दिए तो 5 आ गया, शुरू वाला चीज आ गया, है ना। यही जो है प्रतिवर्यता कहलाता है। मतलब कि बर्फ से पानी से बर्फ बनना, फिर बर्फ से पानी बन जाना, है ना, सेम चीज सेम सिचुएशन में आ जाना। देखो 5 से 8 पर पहुंचे, फिर 8 से 5 पर पहुंच गए, सेम सिचुएशन में शुरू वाला चीज में पहुंच गए। 5 में जब 3 जोड़े तो 8 आ गया, और फिर 8 में जब 3 को घटा दिए तो 5 आ गया, है ना। तो 8 में जब 3 को घटाते शुरू वाला सिचुएशन 5 आ गया, जो शुरू में जो अंक था वो आ गया। तो ये जो है प्रतिवर्यता कहलाता है। सेम पुनः शुरुआत वाली परिस्थिति में पहुंचना जो है प्रतिवर्यता कहलाता है। ये भी बच्चे को जो है तीसरा चौथा क्लास को सिखाई जाती है कि 5 + 3 बाबू 8 होता है, लेकिन 8 में से जब 3 घटा दोगे तो 5 ही आएगा, ये तो आ जाता है। ये चीजें सिखाई जाती हैं, ये बात सही है। पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण और प्रतिवर्यता, ये तीनों बात ठीक है, तीनों बात ठीक है, ठीक है। 65 क्या समझ पाए? बोलो, जोर से बोलो। ठीक है, देखो इन तीनों का ऐसे काट दिया कि अनुपातिक विवेचन जो है 6-7 क्लास की बात होती है ना, शुरुआत क्लास में प्राइमरी सेक्शन में अनुपात 2:3, 4:5, अनुपात वाला आप भी जानते हैं 5-6-7 क्लास के बाद की ही बात होती है। ठीक। 65 आकृतियों में निम्नलिखित में से पहलुओं में किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं। प्राथमिक 1 क्लास से 5वां क्लास तक का कोई संबंध नहीं। प्रतिरूप पैटर्न होता है ना, पैटर्न होता है, 2-4 लिख देता है। जब टेबल सिखवे करता है ऐसे 8 लिख देता है। टेबल पढ़ा तो सीखता ही है ना, तो ये पैटर्न तो ठीक है। सम्मिति भी सिखाई जाती है। सम्मिति मतलब एक पीपल का पत्ता ले लिया, बीचों बीच देखो एक दूसरे को ढक गया, एक दूसरे के ऊपर आ गया, है ना। ये वाला पार्ट भी करवाई जाती है। चौपड़ मतलब टाइलिंग, है ना, तो टाइलिंग भी ये भी पार्ट है ना। टाइलिंग 1 क्लास से 5 क्लास में जो है कोई क्षेत्रफल वगैरह सीखते हैं तो उसमें इतना सेंटीमीटर का टाइलिंग है, वर्ग स्क्वायर फीट का है, तो कितना टाइलिंग लगेगा, ये बात भी। कौन के बारे में नहीं बताई जाती है, कौन के बारे में प्राथमिक गणित से कोई 1 to 5 क्लास से कोई मतलब नहीं है कौन के बारे में, है ना। तो आंसर आपका कौन आ जाएगा, चौथा में रहता है। लेकिन आप एनसीएफ मेरे हिसाब से तो नहीं रहता है, लेकिन आप एनसीएफ 2005 में अगर आप देखिएगा तो उसमें कौन के बारे में, हाँ ठीक है, उसका देखो क्या वो एनसीईआरटी बुक में रहता है या किसी और बुक में रहता है। हाँ, तो जैक बोर्ड में तो एक्स्ट्रा भी रहता ना। अब जैसे अनुपात वगैरह 1 to 5 क्लास में नहीं रहती है, बहुत सारे अलग अलग बोर्ड में देखोगे तो थोड़ा रहता है ना। तो बट एनसीएफ 2005 के अनुसार जो है, जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कौन वाला पार्ट नहीं है उसमें समझ, ठीक है। प्रतिरूप, सम्मिति और चौपड़ ये तो है, कौन वाला पार्ट नहीं है, ठीक। तो कौन वाला आ जाएगा, ठीक है जी। 2005 के अनुसार प्राथमिक गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है। गणित शिक्षण का उद्देश्य नहीं है मतलब कौन गलत है, ठीक है। हमको लगता है खड़ा करना पड़ेगा एक लोग को, है ना, उसी से पढ़वाना पड़ेगा। बोलो भाई, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य कौन नहीं है, मतलब जो उद्देश्य, कौन उद्देश्य नहीं है, जो चीज नहीं है, जो गलत है ना। उद्देश्य में जो गलत है उसी को चुनना है। गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना। भाई प्राथमिक स्तर पर उच्चतर क्या ही पढ़ेंगे, है ना,
उच्चतर पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है, और अमूर्त पढ़ाई तो बाद में पढ़ते हैं, मूर्त के बाद ही पढ़ते हैं, ये बात गलत है। बाकी चीजें भी देख लेते हैं, गलत को ही चुनने बोला है तो आंसर यही होना चाहिए। और गणित को बच्चों की जिंदगी के अनुभवों का भाग बनाना, ये बात सही है। समस्या समाधान और प्रस्तुत करने का कौशल प्रोत्साहित करना, ये बात भी सही। तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना सही है। ऑप्शन ए आपका गलत है, ठीक, ऑप्शन ए आपका गलत है, ठीक है जी। 67 बोलो भाई, टाइम कितना हो गया? बस। गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण, भाई गणित में त्रुटि होता है तो टीचर पहचानता है ना कि त्रुटि क्यों करते हैं, है ना। टीचर उस बात को पहचानता है और उसी हिसाब से वो प्लान बनाता है। तो ये बात त्रुटि, गणित में त्रुटि एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है सही है, क्योंकि वो बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा किस प्रकार रचना करते हैं, किस तरह से वो चीजों को लिख पा रहे हैं और क्यों लिख रहे हैं, ये बात टीचर समझ पाते हैं और फिर उसको सही दिशा देता है ना। तो ये सही है, त्रुटि करना तो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ना। तो इंसान तो ऐसा थोड़ी है कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कभी गलती ही नहीं करता, गलती करता है। फिर उस चीज को जो है टीचर का काम है कि वो गलती क्यों कर रहा है और वो किस आधार पर गलती कर, उसके आधार को समझना, फिर उसको समझाना कि भैया ये आधार आपका गलत है, सही रास्ता ये है, ठीक। 67 के बाद 68 पर आते हैं। गणितीय संचारण उल्लेख करता है, गणितीय संचारण उल्लेख करता है गणित के विचारों को समाहित और संगठित करने की दक्षता गणित में। ऑप्शन ईजिए, ऑप्शन ए आएंगे, ऑप्शन ए आएंगे जी। गणितीय संचारण, गणित का संचारण मतलब गणित का फैलाव उल्लेख करता है गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की दक्षता, ठीक। 69 में बोला है प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन? प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्य पुस्तकों की अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? फरवरी 2016 का सवाल है, ठीक। प्राथमिक स्तर पर महत्व, शायद ये सवाल पहले भी आया था लेकिन ऑप्शन कुछ और था, लेकिन ये सवाल पहले भी आया था। बोले संकल्पनाओं के उच्चतर कक्षाओं के संबंध से जोड़ा जाना चाहिए, ये बात सही है। संकल्पनाओं को जटिल से सरल बनाना, पहले खतरनाक फिर कम, गलत। श्रेणीबद्ध प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ये ठीक। संकल्पना को मूर्त से अमूर्त में प्रस्तुत किया जाना, ये ठीक। बढ़िया, आप चुनो, डी। लेकिन सवाल एक बार देखें, डी बोल रहे हैं, एक बार सवाल बढ़िया से, रुको सवाल को एक बार बढ़िया से देखो। बस ठीक है, अच्छा नीचे। प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता, पाठ्य पुस्तक का विशेषता है ना, पाठ्य पुस्तक का क्या विशेषता होना चाहिए, ठीक है जी। पाठ्य पुस्तक का क्या विशेषता होना चाहिए, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बताइए कौन सा होना चाहिए, आप बताओ कौन सा होना चाहिए, कौन सा? सी। देखो प्राथमिक स्तर पर बच्चे को तो क्या सिखाएगा, मूर्त रूप का एग्जाम्पल देकर फिर अमूर्त की तरफ ले जाना। पहले सिखाना इंपॉर्टेंट है ना, पहले सिखाना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आएगा श्रेणीबद्ध, ठीक है। पहले सिखाना, उसके बाद आएगा अगले कक्षा में चीजों को रिलेट करेंगे, वो तो बाद वाली बात है। पहले संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। पहले 2 से 3 से 5 से होता, फिर 2 + 3 5 होता, ये बात सिखाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर ये ज्यादा फिट बैठता है, इसलिए ऑप्शन डी होगा, ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन डी होगा। फरवरी 2070 नंबर पर आते हैं। फरवरी 2000 कहाँ 16 का सवाल, कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। कक्षा 1 और 2 में केवल गणित मौखिक प्रश्नों का केवल वाला बात गलत होता है। गणित का अन्य विषयों जैसे भाषा क्लास समाकलित किया जाना, गणित को अन्य विषयों के साथ रिलेट करके पढ़ाना चाहिए, ये बात सही है, ठीक है। कक्षा 1 और 2 में गणित नहीं पढ़ाना चाहिए, गलत बात है, ठीक है। बहुत अधिक अवसर उपलब्ध किया जाना चाहिए, ये भी सही है, लेकिन ज्यादा अन्य विषयों के साथ मिला करके पढ़ाना ज्यादा सही है। ये सीटेट 2016 का सवाल है, ये सीटेट 2016 का सवाल, ओके। अब देखो 71 नंबर पर आते हैं। चौथी कक्षा, बातचीत हमको भी मालूम है कि आपको तकलीफ हो रही है ना लेकिन थोड़ा सहना सीखिए, है ना। हम भी अब कल आए तो आज मेरा भागलपुर में भी क्लास मॉर्निंग में लगते हैं, हम सोचे कि चलो जब आए थे और एक दिन पढ़ाई देते हैं ना, फिर तो शनिवार को लगे कि तो पढ़ाई देते हैं, तो इसलिए हम रुक गए, है ना। चल तो थोड़ा सा आप लोग को भी समझना पड़ेगा। हाँ देखो, चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिगम का उद्देश्य दिया गया। विद्यार्थी दशमलव वाली 2 अंकों की, जो कि दशमलव के 2 स्थानों तक है, को क्रम में रखने और उसकी तुल्यता करने की योग्यता। बोले कि चौथा कक्षा का बच्चा है और दशमलव 2 अंक वाला, दशमलव के बाद 2 अंक वाला है, उसको बोला कि क्रम में वो रख लेता है, बढ़ते क्रम घटते क्रम में सजा लेता है और उसकी तुलना कर लेता है कौन बड़ा कौन छोटा है ना। तो किस चीज का सोच है? प्रक्रियात्मक ध्येय,
सुव्यवस्थित ध्येय, सामाजिक ध्येय, ये विषयात्मक ध्येय, ये विषय से संबंधित है ना। दशमलव जो दशमलव संबंधित है विषय से ही ना संबंधित है। दशमलव वाला बात विषय से संबंधित है भैया, कोई अन्य चीज से तो जाता नहीं है, वो तो विषय से ही संबंधित है। तो ये विषयात्मक ध्येय की बात कर रहा है ना। प्रक्रियात्मक का मतलब जोड़ घटाव गुना भाग करना, उससे ध्येय नहीं है ना। विषयात्मक ध्येय, सुव्यवस्थित तो ठीक है। सामाजिक ध्येय, सामाजिक से कोई खास मतलब नहीं है, तो ज्यादा सही जो है ना विषयात्मक ध्येय। ठीक, आगे देखो सितंबर 2015 का सवाल है जी, सितंबर 2015 का कक्षा, इधर लास्ट वाला, इधर ध्यान दो, मोबाइलवा देख रहे हैं। फिर टॉपिक सर के पास जाइएगा, सर नंबर कैसे कम आ गया, फिर से चेक करवा, 3 बार चेक करवा ऐसे कम आ जाता है, जब टीचरवा पढ़ाता है आप मोबाइल देखोगे कम आ जाता है ना। ध्यान दीजिए, है ना, कोशिश कीजिएगा, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। ध्यान देते 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 जो चीज आप, कॉमन सेंस ये कहता है भैया जो इस चीज में मन नहीं लगता छोड़ दो, छोड़ देने से थोड़ी काम आपका बन जाएगा। जिस चीज में मन लगता है उसके ज्यादा, उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, तभी तो मन लगेगा, चीजों को सीख पाओगे। ठीक है, देखो कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को हासिल करने वाले 2 अंकों की जोड़ की संख्या में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ना। 2 अंक को जोड़ने में उसको सामना करना पड़ रहा है ना। पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव। पुनर्समूहीकरण मतलब प्रक्रिया क्या है कि हासिल कैसे लिया जाता है ना, हासिल कैसे आगे फॉरवर्ड किया जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, ये प्रक्रिया पुनर्समूहीकरण प्रक्रिया कहलाता है। हासिल को कैसे लिया जाता है ना, ये प्रक्रिया पुनर्समूहीकरण प्रक्रिया किया जाता है, इसी का अभाव है ना, यही है। 73, हाँ बोलो बोलो भाई। हाँ डी नंबर होगा तो देख लेते हैं। ठीक, वापस चलो, जब आगे बढ़ना ही नहीं देते तो चलो इसी पर कक्षा हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ में कठिनाई हो, जोड़ने में उसको दिक्कत हो रहा है। ठीक, कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, इस समस्या का कारण है गणित में रुचि का अभाव, गलत। अंकित मान और स्थानीय मान के अंतर की समझ का अभाव। अंकित मान और स्थानीय मान, है ना, अंकित मान और स्थानीय मान के समझ का अभाव। अंकित मान तो जानिए कि जो अंकित मतलब क्या गया है, जो अंक है 5 है 4 है 6 है जिस जगह पर है ना, और स्थानीय मान के अंतर की समझ का अभाव, और बोले कि स्थानीय मान का अंतर का समझ का अभाव बहुत रेयर, थोड़ा सा सही है ना। हम ये नहीं कहते हैं कि सही नहीं है, थोड़ा सही है, इसका भी अभाव रहेगा तो जोड़ नहीं पाएगा, है ना, ये बात सही है। ठीक है, शून्य के महत्व की समझ का अभाव, है ना, महत्व का समझ का अभाव, शून्य के महत्व की समझ का अभाव। ठीक है, ये भी रहेगा तो ये भी हो जाएगा, यहाँ भी गड़बड़ हो जाएगा, शून्य का महत्व नहीं समझेगा तो कैसे जोड़ेगा, समझ रहे बात को, ये भी तो ठीक है। लेकिन पुनर्समूहीकरण प्रक्रिया की समझ के, इसमें ये ब्रॉड है ना, मल्टी डायमेंशनल है। पुनर्समूहीकरण प्रक्रिया में कि कैसे हासिल लिया जाता है, इन चीजों को बताया जाता है ना। या तो आप गूगल करके अगर आप देखोगे तो उसमें आप साफ साफ पुनर्समूहीकरण प्रक्रिया डालोगे तो आपको साफ साफ कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाव किया जाता है, इसमें जो है ये चीज सब आ जाता है पुनर्समूहीकरण में, है ना। तो इसलिए जो है ये आपका आ जाएगा। ठीक, गणित की कक्षा में संप्रेषण कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है ना। और गणित कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है। दंड आरेख देख करके आंकड़ों का अर्थ करना, कक्षा में पूछे गए तुलना, गणित की समस्याओं से दूसरे के विचारों का खंडन करना, गणितीय विचार सुव्यवस्थित संचित और स्पष्ट करना। गणित में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है। गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है। गणित विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना, मतलब गणित कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख, गणित का कक्षा है और एक अपना विचार दूसरे के सामने में प्रकट कर रहे हैं कि गणित में ये हो रहा है, ऐसे सवाल है तो ऐसे इसका आंसर आना चाहिए, ये बात दूसरे के सामने में रख रहे हैं, अपने विचार को दूसरे के सामने में डिलीवर कर रहे हैं, रख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, गणितीय विचार को सुव्यवस्थित कर रहे हैं, है ना। दूसरे को जब समझाते हैं तो व्यवस्थित ही होता है ना, और संचित होता है, आपके पास जो संचित है जो भी नॉलेज है, और स्पष्ट करना, वो उसको स्पष्ट करते हैं। ठीक, तो ऑप्शन डी आपका आ जाएगा। ठीक, हाँ बोलो, गणित की समस्याओं पर दूसरों के विचारों का खंडन करना। ठीक है, गणित के कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता के विकास की बात किया गया है ना, विकास की बात किया गया है ना। विकास में आप देखिए होगा, लेकिन ये ज्यादा सही है, इसमें सारी चीज शामिल हो जाएगा, है ना, इसलिए ऑप्शन डी आ जाएंगे जी, इसलिए ऑप्शन डी आ जाएंगे। 73 हो गया, 73 के बाद 74, ठीक है। 74 देखो, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की सिफारिश करती है कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का केंद्र, गणित, उच्चतर गणित की तैयारी गणित कक्षा में पढ़ाई गई विद्यार्थियों को दैनिक जीवन से जोड़ने, है ना। दैनिक जीवन आपको समझ लेना है, जब भी मूर्ति चीज आ जाएगा, दैनिक जीवन वाला आ जाएगा, वो आपका आंसर का हिस्सा होता है, तो दैनिक जीवन से संबंधित होना चाहिए। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर का गणित शिक्षण के पाठ्यक्रम अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता। बोला कि ये कहा गया, आप छोड़ देंगे, 80 तक पहुंचना दीजिए, छोड़ देंगे। ठीक, और बोले निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है ना। मानक परिकलन प्रणाली, संख्या संबंधी भाषा के प्रतीक चिन्हों का प्रयोग, भिन्न को पूर्ण अंश के रूप में प्रदर्शित करना और सरल करने का प्रयोग,
वर्गीकृत आंकड़ों को निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना, दैनिक जीवन की तार्किक प्रणाली गणितीय प्रणाली के बीच कैसे स्टार्ट करना, है ना। वर्गीकृत आंकड़ों को निरूपण, है ना, ये जो मेन मीडियन मॉड, है ना, मतलब माध्य माध्यिका बहुलक का जो ग्राफ वगैरह आता है ना, 6-7 क्लास में सीखते हैं, उस बात का प्राथमिक स्तर पर नहीं सीखा है। माध्य माध्यिका बहुलक जो है और 7-8 क्लास में सिखाई जाती हैं। वर्गीकृत आंकड़ों का निरूपण और विश्लेषण करना, वर्गीकृत आंकड़े का निरूपण और विश्लेषण में माध्य माध्यिका बहुलक सब आता है, तो ये चीज जो है ऑप्शन आपका सी आ जाएगा, है ना। वर्गीकृत आंकड़ों का फोटो वगैरह बनाने वाला फंडा नहीं रहता है। 76 देखो, एक शिक्षिका गणित के संप्रयुक्त को सिखाते हुए खोज परक उपागम का प्रयोग करती है। मतलब कोई शिक्षिका है गणित के संप्रत्ययों को सिखाते हुए, मतलब उसका कॉन्सेप्ट को समझाते हुए खोज परक उपागम, मतलब खोज परक उपागम का मतलब ये हुआ कि खोज विधि से, है ना, का उपयोग करती हैं। विद्यार्थियों की व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करती हैं और उन्हें चर्चा में शामिल करते हैं। इस युक्ति का प्रयोग किस लिए करती हैं? गणित शिक्षण के संकीर्ण प्राप्ति के लिए, गणित शिक्षण के उच्चतर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, विद्यार्थियों में व्यवहारिक क्षमताओं के विकास के लिए, एक निश्चित प्रकार की सोच तार्किक विकास करने के लिए, है ना, एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किक विकास विकसित करने में, है ना। विद्यार्थियों के गणित के संप्रत्यायों को खोज परक उपागम, है ना, एक खोज परक उपागम मतलब कोई निश्चित डायरेक्शन में उसको खोज करके उसका आंसर सॉल्यूशन निकालना, एक निश्चित प्रकार की सोच और तार्किक विकास करने के लिए। ये बात ज्यादा सही लग रही है ना, ऑप्शन डी। ठीक, 77 जो है, 77 में क्या कहा है कि शैलजा नाम की एक आकृति के परिमाप के बारे, देखो ये फरवरी 2015 का सवाल है जी। कह रहे कि एक शिक्षिका कक्षा 5 की शैलजा से एक आकृति के परिमाप के बारे में पूछते हैं। मतलब एक शिक्षिका है, शैलजा कोई नाम है लड़की का, उससे एक आकृति का परिमाप पूछता है। कोई भी आकृति है, इसका परिमाप पूछता है, 5, 4 और 3 दिया हुआ है, इसका ऐसे दिया हुआ है, इसका परिमाप पूछते हैं। शैलजा उसके हल को अपने शब्दों में बनाने के लिए को भी कहती है। शैलजा समस्या का सही हल करने में सक्षम थी। शैलजा बना दिया कि 5, 4, 9 और 3 12 होता है, 12 आंसर आएगा, परंतु उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं, लेकिन व्याख्या कर नहीं पा रहे कि 12 क्या आया, है ना। तो ये शैलजा की निम्न प्रदर्शित करता है, क्या चीज प्रदर्शित करता है ना, निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और उच्च स्तरीय गणित की प्रवणता, है ना। ऐसी बात नहीं है ना, गणित का कॉन्टेक्स्ट उसको पता ही नहीं, हल तो कर दिया क्या है 12 उसको पता ही नहीं, तो उच्च स्तरीय कैसे हो सकता है प्रवीणता। कम आत्मविकास का स्तर, कम गणितीय कौशल, कम आत्मविश्वास। यहाँ पर आत्मविश्वास का कोई मतलब नहीं है ना, कम गणितीय कौशल ठीक है, बट आत्मविश्वास से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। इसलिए परिमाप के संपर्क के कम समझ परंतु अच्छी मौखिक योग्यता, है ना, ऐसी कोई बात नहीं है ना। तो निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता, निम्न स्तरीय गणित, भाषा प्रवीणता जो समझा नहीं पा रही है, तो भाषा प्रवीणता जो है, भाषा में जो उसका कौशल है वो निम्न स्तरीय है। और निम्न स्तरीय गणितीय प्रवीणता और गणित की जो प्रवीणता है, गणित का जो कौशल है वो भी निम्न स्तर का है। तभी तो नहीं बता पा रहे कि 12 क्या निकाले। 12 ये ना, परिमाप क्या होता है, सभी जो है भुजाओं का योग, है ना, ये और ये सबको इंची टेप से नाप लीजिए कितना हुआ, है ना, वो परिमाप होता है। 12 आंसर निकाला, 12 क्या निकला नहीं पता, आंसर सही निकाल दे, है ना। तो आपको ये भी तो समझना है कि 12 क्या निकाले हैं, है ना। तो ये बात है कि निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता, और ये समझा भी नहीं पा रहा तो भाषा भी प्रवीणता जो है निम्न स्तर का है, और समझ भी जो है इसका निम्न स्तर का है ना, समझ भी इसका निम्न स्तर का है। कितना गया, 77। अच्छा, गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न उपकरणों में खंड अभ्यास समय को समांकित करने को उद्देश्य, गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास विस्तृत अधिगम का विद्यार्थियों को आनंद मस्ती प्रदान, दैनिक समय को बेहतर, है ना, समय का बेहतर सुनिश्चित करना, ठीक है ना। वैदिक गणित का आकलन, वैदिक गणित में क्या होता है, जोड़ घटाओ गुना भाग, ठीक। 80 नंबर पहुंचा ही देता हूँ। 78 विस्तृत अधिगम अभ्यास समय को समांकित करना, हाँ ए आएगा, ठीक है। चलो 80 से आगे शुरुआत करेंगे, 80 से 120 सवाल बचेगा, रहने दीजिएगा आज के क्लास यहीं पर, ठीक है।